हेलो 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 हेलो। वॉइस चेक। परफेक्ट। यस, आई थिंक आई एम लाइव नाउ। हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। मैं आपको बता दूं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए ओके। चैट बॉक्स में मेरे को लिख करके बता दो ओके इफ माई वॉइस इज ओके, इफ माई वीडियो इज ओके। ओके लिख करके फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए। घमासान रिवीजन होने वाला है। जी हाँ, पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यस, यू हर्ड इट राइट। एंटायर चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम लोग 2 घंटा में मस्त ढंग से रिवीजन करने वाले हैं। पावर पैक्ड सेशन लेने वाले ऑफ 2 आवर्स। जस्ट 2 आवर्स, यू गिव मी 2 आवर्स, आई विल मेक यू रिवाइज एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो शायद खुद से आप रिवीजन उतना अच्छे से ना कर सकें, बट ये 2 घंटा का अगर आप सेशन देख लेंगे तो आपका रिवीजन में 4 चांद लग जाएगा। ये बात गारंटी है। ये बात गारंटी है दोस्तों। आ जाओ सब, सबके सब आ जाओ। 500 से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड लाइव। और मैं आपको बता दूं कि अब एमईपीएल के सारे फैकल्टी, एमईपीएल के सारे फैकल्टी डेली आपके साथ जुड़ने वाले हैं। डेली लाइव सेशन होने वाला है। आपको अगर एग्जैक्ट रूटीन चाहिए तो देखिए, लाइव चैट में पिन किया हुआ है। लाइव चैट में पिन किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, सीए फाउंडेशन का टेलीग्राम ग्रुप, ईईटी का टेलीग्राम ग्रुप, सीएमए फाउंडेशन का टेलीग्राम ग्रुप पिन किया हुआ है। काइंडली अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। राइट सर, क्या ये इंटर वाले बच्चे देख सकते हैं? देखो बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक ऐसा चैप्टर है जो कि किसी के भी सिलेबस में अगर है, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे कोई भी हो यार, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमको रिवीजन करना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। 2 घंटा का वीडियो, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हम लोग सफर चढ़ कर जाएंगे विद इन 2 आवर्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव रिवीजन लेने वाला है, डिटेल्ड रिवीजन लेने वाला है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दो। ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन दबा दीजिए। मोहित अग्रवाल यूट्यूब चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। ये एमईपीएल क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि डेली सारे के सारे सेशन इसी चैनल पर आने वाले हैं। नहीं तो फिर आपका ना नोटिफिकेशन आपको आएगा नहीं अगर आप बेल आइकन दबाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हारे भलाई के लिए बात करता हूं, मैं अपने भलाई के लिए बात नहीं करता। मैं तो ये सब वीडियोस को मोनेटाइज भी नहीं करता। हमारी टीम ने एक एस्टिमेट निकाली थी कि महीना का हम लोग आराम से 1 लाख 2 लाख रुपया कमा सकते हैं अपने वीडियोस को मोनेटाइज करके। लेकिन मैंने अपनी टीम को मना कर दिया, नहीं, इट विल डिस्टर्ब द लर्निंग एक्सपीरियंस। और हमारा प्राइमरी मोटिव यूट्यूब पर रुपया कमाना नहीं है, प्राइमरी मोटिव बच्चों को सर्व करना है। तो इसलिए हम लोग अपने वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करते। पुराना कोई किया हुआ होगा तो किया हुआ होगा टीम द्वारा। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। और मेरे को एक गुरु दक्षिणा खाली आपसे चाहिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए। बिकॉज अगर आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो सच में क्वालिटी एजुकेशन स्प्रेड होगा। सच में क्वालिटी एजुकेशन स्प्रेड होगा और आपका भी भला होगा। बिकॉज आप दूसरों का भला करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका भला होगा। राइट सर, इसके नोट्स कहां मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप कृपया करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी भी व्यूअर्स वॉचिंग इज टू लाइक रेशियो बहुत ही खराब है। मोर देन 600 पीपल आर वॉचिंग इट लाइव। साथ में 600 से ज्यादा लोग अभी क्लास में बैठे हुए हैं और अभी तक लाइक बटन अभी तक दबाया नहीं है। पाप लग जाएगा बेटा, इतना मेहनत मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाता हूँ और फिर भी तुमको रिवीजन करवाने आता हूँ। लाइक तो बनता है यार, लाइक बटन दबा दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में। ठीक है ना? एकदम चीर फाड़ मचा देंगे बेटा, एकदम चीर फाड़ मचा देंगे, एकदम चीर फाड़ मचा देंगे। मैं एक बार शाउट आउट दे देता हूं बच्चों को। चलो यार, चलो। आशीष, आयुष्मान, आनंद, सोमा, सौविक, नक्षत्र, रोहान, निष्ठा एंड ऑल ऑफ यू, एंड ऑल ऑफ यू जिनका मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि मैं उनसे ज्यादा प्यार करता हूं, ये सच है। तो फटाफट, एकदम फटाफट स्लो मोड में ऑन कर दे रहा हूं ताकि बच्चे स्पैम नहीं करे। 10 सेकंड का टाइमर के साथ। चलिए, चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। फिर किस बात का देरी है, स्टार्ट करते हैं। बच्चा बार बार पूछा सर क्लासेस कहां से खरीदना है। यार हमारा वेबसाइट बना हुआ है www.mpelclasses.com। आप जाइए वेबसाइट पर, वहां विजिट करिए, सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। आप वहीं से जो है कोर्स अपना ले सकते हैं www.mpelclasses.com। अब 2 घंटा पावर पैक रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। एक बार हाई फाइव दे दो, एक बार हाई फाइव दे दो। यस, एंड हियर वी गो, एंड हियर वी गो। सर ये नोट्स का मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये नोट्स भी जो है वो मिल जाएंगे। ओके, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दोस्तों,
सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये रिवीजन सेशन चल रहा है। रेगुलर बैच का अगर हम बात करें, जो बच्चे मेरे से रेगुलर बैच में पढ़ रखे हैं उन लोग मेरे को चैट बॉक्स में लिख करके बताएं, रेगुलर बैच में अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट कितने क्लासेस में खत्म किए थे। फटाफट मेरे को बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट अपने कितने क्लासेस में खत्म किए थे दोस्तों, फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ रेगुलर बैच में। 18। लेकिन अभी हम लोग 2 घंटा में पावर पॉइंट रिवीजन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। 2 घंटा अगर तुम कंसंट्रेट करके देख लोगे तुम्हारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समेट लोगे तुम, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन खुद से पढ़ लेना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसा मैंने आपको बता रखा है एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट जो है ना ये एप्लीकेबल है ऑन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चे जो है ना एक्ट को ACT इस तरीके से लिखते हैं, कानून का एक्ट का ए हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, याद रखना। ये वाला जो एक्ट हो गया ये क्रिया हो गया, डूइंग थिंग हो गया, डूइंग वर्ब हो गया, और ये वाला जो एक्ट है ये कानून वाला एक्ट है। तो ये हमेशा याद रखना, कानून का एक्ट का ए हमेशा कैपिटल रहेगा। और ये वाला एक्ट तो आई एम स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, ये वाला एक्ट हो गया, ठीक है। ही इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, ये वाला एक्ट हो गया। और कानून का एक्ट ये ACT में ए कैपिटल। So the Indian Contract Act 1872, दोस्तों the Indian Contract Act 1872, the Indian Contract Act 1872, the Indian Contract Act 1872 is applicable on all states of India। जी हाँ, all the states, all the union territory, मतलब all over India। सर पहले ना एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अमेंडमेंट है, बहुत साल हो गया। अब से ना जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को ना स्पेशल प्रिविलेज देता था और बोलता था बेटा जम्मू कश्मीर तुम हमारे लिए ना एक स्पेशल स्टेट हो, ठीक है, तुमको बहुत प्यार से रखेंगे। हम लोग का जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा ना तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, तुमको अगर अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं अच्छा लगे तो मत फॉलो करो, तुम्हारे लिए हमेशा ऑप्शनल रहेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जाने का बात करो। बट फिर हमारा मोटा भाई अमित शाह आया, आर्टिकल नंबर 370 को उसने अमेंड किया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आर्टिकल 370 हट गया, हटा नहीं, अमेंड किया। और अमेंड करने के बाद आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करने के बाद जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल प्रिविलेज मिलता था वो उनसे छीन लिया गया और बोला गया जम्मू कश्मीर यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, वैसी जम्मू कश्मीर है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तुमको कोई चॉइस नहीं मिलने वाला है कि तुमको ये एक्ट फॉलो करना है कि नहीं। तो सारे के सारे एक्ट अब से ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी मेरे को बता दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ऑल ओवर इंडिया। घर बैठे पढ़ रहे हो लेकिन तुमको लगेगा मैं तुम्हारे एकदम सामने हूं, इतना हाई एनर्जी क्रिएट हो जाएगा आसपास में तुम्हारे, इतना हाई एनर्जी में क्रिएट कर दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम क्लासरूम में बैठे हो, 7D पिक्चर चल रहा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इनेक्टेड बाई, बहुत कम लोगों को ये बात पता रहता है कि ये कानून बनाया किस, इनेक्टेड बाई मतलब ये कानून आखिर बनाया, ये कानून बनाया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, क्योंकि 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो जाहिर सा बात है 1872 में तो इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर लोग का ना एक काउंसिल हुआ करता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसका नाम था। काउंसिल मतलब टीम, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकर्स, लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाता है, लॉ मेकर्स का एक काउंसिल था यानी टीम था। इंपीरियल क्योंकि ब्रिटिशर लोग को ये सनक था ना, संकी लोग थे ना ब्रिटिशर लोग, उन लोग को हमेशा लगता था हम लोग सुपीरियर है, तो इंपीरियल मतलब सुपीरियर। तो उनका एक टीम का नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को इनैक्ट किया यानी बनाया। किस दिन बनाया पता है? 25 अप्रैल को बनाया। किस दिन बनाया बोलो तो? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को बनाया, 25 ऑफ अप्रैल 1872 को बनाया। और एप्लीकेबल कब से कर दिया गया? 1 सितंबर 1872, ठीक है। बना करके रेडी हो गया था 25 अप्रैल, बना करके रेडी कर दिया गया था 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को लागू किया गया ऑल ओवर इंडिया 1 सितंबर से। याद रहेगा सर, इट वाज इनेक्टेड बाय, कम ऑन मेरे साथ बोलो, इनेक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 25 अप्रैल 1872 एंड इट वाज मेड एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 1 सितंबर। सबको 1 सितंबर पता रहता है, 25 अप्रैल बहुत कम जन को पता रहता है, मेरे बच्चों को पता है, मेरे बच्चों को पता है 25 ऑफ अप्रैल 1872, ठीक है ना? यस सर, एंड इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 1872। क्लियर है सर? कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 के क्लॉज नंबर H। जी हाँ, डेफिनेशन के बाद सबसेक्शन नहीं होता है, डेफिनेशन में जितने भी रहते हैं ना ब्रैकेट में वो क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। जब इंटर लेवल पर, फाइनल लेवल पर आओगे मेरे पास, तब मैं इसको बता दूंगा कि क्यों इसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। तुम्हारे बहुत सारे टीचर लोग ऐसे रहेंगे जिन लोग यूट्यूब पर रिवीजन लेंगे या कॉलेज के टीचर लोग रहेंगे जिन लोग इसको सबसेक्शन बोलेंगे, दे आर कंप्लीटली रॉन्ग। मेरा नाम लेकर के बोल देना विथ मोस्ट फोल्डेड हैंड्स कि सर डेफिनेशन के बाद सबसेक्शन नहीं होता सर, डेफिनेशन के बाद क्लॉजेस होता है, ठीक है। एमसीए के वेबसाइट खोल करके देख लो, वहां पर मिल जाएगा, रेगुलर बैच में मैंने दिखा रखा है, प्रूफ कर रखा है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H नहीं होता। किसी से भी अगर सुनो सेक्शन 2 सबसेक्शन H, वहां से तुरंत कट लेना, तुरंत भाग लेना, क्योंकि उस लॉ का टीचर का कंसेप्ट खुद ही हिला हुआ है, वो तुमको भी हिला डालेगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा, वहां से तुरंत भाग जाना, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन H नहीं होता, सेक्शन 2 क्लॉज H होता है।
यूट्यूब में बहुत सारे टीचर लोग का मैंने भी ये ठीक करवाया है, ठीक है, बहुत सालों से मैं इसका प्रचार कर रहा हूं, तब जाकर के आजकल कुछ लोग जो है ठीक बोलने लगे। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन है सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर एच में, 5 वर्ड का डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। So, according to section 2 clause H of Indian Contract Act, it is intended to contract means an agreement enforceable by law. मतलब there are two main features of a contract. First of all, there must be an agreement enforceable by law, मतलब legal obligation होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट enforceable by law means legal obligation, enforceable by law means legal obligation, enforceable by law means legal obligation। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एक एग्रीमेंट है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन होगा। तो अब हम लोग को दो चीज सीखना है, एग्रीमेंट क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, ये अभी हम लोग को सीखना है, ठीक है ना। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ यानी एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। मक्खन है सर। अब एग्रीमेंट क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, वो हम लोग को सीखना है। जैसा कि आपको पता है एग्रीमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई में दिया गया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मींस एन एग्रीमेंट। एक्चुअल में एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने तुमसे कुछ कहा, तुमने हाँ बोल दिया तो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। मैंने तुमको बोला कॉफी पीने चलोगे, तुमने बोला हाँ कॉफी पीने चलेंगे सर, एग्रीमेंट हो गया। मैंने बोला पिक्चर चलोगे, तुमने बोला हाँ पिक्चर चलेंगे सर, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एग्रीमेंट जरूर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी हो। तो एग्रीमेंट कब होता है, देखो हम लोग पहले सीख रहे हैं एग्रीमेंट, फिर हम सिखाएंगे लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग को एग्रीमेंट भी होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट कब होता है, जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट का डेफिनेशन अभी तो बताए थे, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब एग्रीमेंट होता कब है, इसका दो फीचर है एग्रीमेंट का, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन मतलब कम से कम दो लोग होने चाहिए, अकेला आप खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आज मैं कॉफी पीने जाऊंगा, मैंने अपने आप से पता किया, ये एग्रीमेंट नहीं होता है एग्रीमेंट के लिए कम से कम दो लोग चाहिएगा। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, वन कैन नॉट मेक एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स इन्वॉल्वड, ये हो गया प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। दूसरा है बेटा कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम, कंसेंसस एड आइडम मतलब होता है, consensus at a मतलब meeting of the mind, when two minds meet at the same thing at the same time for the same purpose, when two minds meet at the same thing same time for the same purpose, we say consensus at a has taken place, and if consensus at a has taken place, agreement has taken place। मक्खन है सर। फिर लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, बिल्कुल लीगल ऑब्लिगेशन तो होना ही चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक इंटेंशन होना चाहिए पार्टी को क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब आई एम बाउंड टू डू, I am legally bound to do that thing, that's called legal obligation। दो प्रकार के एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जहां लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, याद आया, दो प्रकार के एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जहां लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, क्या हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, बिल्कुल हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। तो क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हम लोग आपस में करते हैं। पिक्चर देखने चलेगा क्या, मूवी चलेगा, एक ही बात हो गया। कॉफी पीने चलेगा क्या, कल मॉर्निंग वॉक पर चलेगा क्या। तो अगर हम लोग दोनों एक दूसरे को वादा किए कि आज शाम को 6 बजे पिक्चर जाना है, और तुम पिक्चर पहुंच गए, मैंने वादा करने के बाद वादा तोड़ दिया, मैं पिक्चर देखने नहीं गया, मूवी देखने नहीं गया, क्या तुम मेरे ऊपर केस कर दोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लोग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। फटाफट जवाब दो, क्या एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था? एग्रीमेंट तो हुआ था, एग्रीमेंट तो हुआ था, एग्रीमेंट तो हुआ था। But I was not having any kind of legal obligation to watch a movie with. Did you pay me to watch a movie with you? No, there was no monetary consideration, there was no legal obligation on me to watch a movie with you। मेरे ऊपर कोई लीगली बाउंडेशन मेरे ऊपर नहीं था कि मैं तेरे साथ पिक्चर देखूंगा मेरे बच्चे। एग्रीमेंट हुआ था बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये था एग्रीमेंट रिलेटिंग टू, क्या बताओ तो, सोशल मैटर। दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे लैक लीगल ऑब्लिगेशन। डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड वाइफ, घर गृहस्थी चलाने के लिए मियां बीवी को आपस में बहुत सारा झूठ, मतलब बहुत सारा एग्रीमेंट करना ही पड़ता है, सब थोड़ी ना निभाते हैं। अब मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया, ठीक है, मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया कि ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन मत लो, करवा चौथ मैं तुम्हारे व्रत खोलने के पहले ही जो है मैं आ जाऊंगा, चांद निकलने के पहले ही मैं आ जाऊंगा। मैं चांद निकलने के पहले नहीं आया तो क्या वो मेरे ऊपर केस कर देगी? नहीं। घर गृहस्थी चलाने के लिए मियां बीवी बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं, दे लैक लीगल ऑब्लिगेशन, सो दे आर नॉट ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका एक फेमस केस लॉ हम लोग क्लास में पढ़े थे, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर।
बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर 1919 का केस है, ईयर याद नहीं रखना है, केस का नाम याद रखना है, बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर। क्या हुआ था मेरे बच्चों बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर में? क्या हुआ था मेरे बच्चों बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर में? बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर में ये हुआ था कि हस्बैंड जो था ना, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर रिवीजन का पूरा शेड्यूल, डेली रिवीजन है, एमईपीएल के सारे फैकल्टीज आपको डेली रिवीजन करवाने वाले हैं, पूरा का पूरा शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक ऑलरेडी पिन किया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, पूरा शेड्यूल वहां पर। अच्छा हुआ क्या था बेलफॉर वर्सेस बेलफॉर में? एक हस्बैंड था, सिलोन में काम करता था, उसने अपनी पत्नी को जो इंग्लैंड में रहती थी उसको वादा किया लिखित रूप में कि प्रियतम मैं तुम्हें सिलोन से काम करके फिक्स मंथली अलाउंसेस भेजा करूंगा। तो हस्बैंड वर्किंग इन सिलोन promised in writing to pay his wife living in England a fixed monthly allowance, fixed monthly allowance. But husband को पता चला कि वाइफ जो है ना वो अनफेथफुल निकली, वाइफ वाज अनफेथफुल, शी वाज हैविंग एन अफेयर। तो हस्बैंड जो है ना मंथली अलाउंस बताओ क्या किया? हाँ क्या करेगा हस्बैंड? क्या करेगा? मंथली अलाउंस स्टॉप करेगा कि डबल कर देगा कि चलो अब 2 आदमी का खर्चा चलो डबल भेजते हैं? नहीं भाई, हस्बैंड ने वो स्टॉप कर दिया। वाइफ इतनी बदमाश थी कि स्यू कर दिया हस्बैंड को कि मेरा मंथली अलाउंस बंद क्यों कर दिया? तो वो जज साहब बोले ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का डोमेस्टिक अरेंजमेंट था, इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इसलिए वाइफ कैन नॉट sue हस्बैंड। क्लियर है? बेलफोर वर्सेस बेलफोर? यस सर। हस्बैंड वर्किंग इन सिलोन agreed to pay his wife living in England fixed monthly allowances, which after receiving the information that wife was unfaithful to the husband stopped. Later on wife sued, it was held by the court, wife suit should be dismissed because there was no legal obligation, there was no contract. मक्खन सर, तो मेरे को ऐसे 2 प्रकार के एग्रीमेंट बताओ which lacks legal obligation. 2 types of agreement which lack legal obligation are agreement relating to social matter और दूसरा क्या? डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मक्खन सर, तो याद रखना आपसे, मतलब एग्रीमेंट जो है ना वो जीनस है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट 2 प्रकार का होता है, कुछ कुछ एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है, कुछ कुछ एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। जिस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन भी है वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जिस एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सर क्या है वो सिर्फ एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। like agreement relating to social matter, domestic arrangement between husband and wife, agreement relating to social matter, domestic arrangement between husband and wife are only agreement, they lack legal obligation, they are not treated as contract. मतलब all agreements are not contracts, but all contracts are agreement. जिस agreement में legal obligation है वही contract होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट तो वही ना, हैविंग लीगल ऑब्लिगेशन। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर आर सम एग्रीमेंट व्हिच लैक लीगल ऑब्लिगेशन एंड दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट इज अ जीनस, कॉन्ट्रैक्ट तो उसका एक टाइप है, स्पीसी है। एग्रीमेंट ब्रॉडर है, कॉन्ट्रैक्ट नैरोअर। मक्खन सर, यहां तक अगर एपिसोड क्लियर हो चुका है तो फटाफट लाइक बटन ठोक डालो, जिन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका है फटाफट लाइक बटन ठोक डालो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑल अग्रीमेंट्स, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देना है। एग्रीमेंट का डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और फिर एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो बता देना, एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर देना, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मक्खन सर, मक्खन सर यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ, देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना तो एग्रीमेंट जो है ना उसको बहुत सारे फीचर सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, बहुत सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तभी जाकर के वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा तभी मिलेगा, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा तभी मिलेगा जब वो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सेक्शन 10 का। एन एग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज भी होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या क्या बोले? ऑफर, एक्सेप्टेंस, फिर लीगल से 3 पॉइंट बोल दो, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लीगल ऑब्जेक्ट। फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री विल होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल से 3 पॉइंट बोल दो, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, लीगल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट होना चाहिए एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, देयर आर 2 केसेस व्हिच लैक्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब एक एक करके रिमेनिंग पॉइंट सीखते हैं। सबसे पहले ऑफर एक्सेप्टेंस।
मैं आपको बता दूं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, फटाफट सुन लो, फटाफट सुन लो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। बिल्कुल वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल सब आएगा। फटाफट सुन लो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। ऑफर का सेक्शन होता है 2 क्लॉज ए, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज ए, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी। ऑफर होता क्या है? ऑफर का डेफिनेशन क्या देखो, सेक्शन 2 क्लॉज। जब एक इंसान अपना इच्छा जाहिर करता है सामने वाले को उसका हाँ पाने के लिए, जब एक इंसान कुछ करना या नहीं करने का इच्छा जाहिर करता है सामने वाला का हाँ पाने के लिए, इसी को ऑफर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और abstain from doing something. When one person signifies his willingness to another to obtain his assent, ठीक है। When one person signifies to another his willingness, पहले तो बताओ, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person, ताकि हम उसका हाँ पा सके। assent मतलब हाँ पा सके। The person is said to make an offer. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain the assent of such other person is said to make a proposal, यानी ऑफर। जो इंसान ऑफर करता है उसको हम लोग ऑफरर यानी प्रपोजर यानी ऑफरर बोलते हैं। जिस इंसान को ऑफर किया गया वो ऑफरी है यानी प्रपोजी है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रपोजर यानी ऑफरर, एंड द पर्सन टू होम इट इज मेड इज कॉल्ड प्रपोजी यानी ऑफरी। मक्खन है सर, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज बी का भी डेफिनेशन एक्सेप्टेंस का लगे तो सीख लो। सेक्शन 2 क्लॉज बी एक्सेप्टेंस क्या होता है? When the person to whom the offer was made, when the person to whom the offer was made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. When the person to whom the offer was made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And proposal once accepted becomes a promise. अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑफर एक्सेप्टेंस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फटाफट मेरे को देखते जाओ। ऑफर एक्सेप्टेंस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक करके बता रहा हूं। ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज है, एक्सेप्टेंस का सेक्शन 2 क्लॉज बी। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ये जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ना, चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, बोथ मस्ट बी फुल एंड फाइनल। बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी सर्टेन। तो ऑफर मस्ट बी फुल एंड फाइनल, एक्सेप्टेंस मस्ट आल्सो बी फुल एंड फाइनल, मतलब टर्म्स मस्ट बी सर्टेन नॉट अनसर्टेन नॉट वेग। ऑफर मस्ट बी फुल एंड फाइनल मतलब सर्टेन नॉट अनसर्टेन नॉट वेग। वेग मतलब अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, वेग मतलब होता है अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप ना मुझे ये, मान लो आपका पेन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका पेन, आप ना मुझे ये वाला पेन अपना बेच दो, अगर ये मेरे लिए लक्की साबित हुआ तो मैं आपको 500 रुपया दूंगा। तो लक्की कब साबित होगा वो तो पता नहीं ना, तो ये ऑफर नहीं माना जाएगा, इनवैलिड है। या फिर मैंने आपको बोला आप ये पेन मुझे बेच दो, मैं ना आपको ना इस पेन का ना हायर प्राइस दूंगा, ऊंचा दाम दूंगा। अरे ऊंचा क्या होता है, किसी के लिए 1 करोड़ भी ऊंचा नहीं है, किसी के लिए 10 रुपया भी ऊंचा है। तो ऊंचा का तो डेफिनेशन, हायर प्राइस का तो डेफिनेशन नहीं है, लक का तो कोई डेफिनेशन नहीं है, हायर प्राइस का तो डेफिनेशन नहीं है। इट इज टू वेग, सो दिस ऑफर इज इनवैलिड। क्लियर है सर? सो ऑफर मस्ट बी फुल एंड फाइनल। जैसे अगर मैं आपको ऑफर करूं, आप ये वाला पेन मुझे बेचोगे, मैं आपको 500 रुपया दूंगा, विल यू सेल दिस पेन टू मी फॉर ₹500 इज अ वैलिड ऑफर बिकॉज सर्टेन है। लेकिन मैं बोलो हायर प्राइस दूंगा, लकी होगा तो मैं दूंगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। वैसे एक्सेप्टेंस भी फुल एंड फाइनल होना चाहिए। जैसे ऑफर फुल एंड फाइनल होता है, एक्सेप्टेंस भी फुल एंड फाइनल होना चाहिए। सिर्फ हाँ चाहिए, हाँ सब्जेक्ट टू दिस, हाँ सब्जेक्ट टू दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। मैंने तुम्हें बोला भाई मैं ऑफर करता हूं कि मैं ऑफर करता हूं अपना मोबाइल, मैं ऑफर करता हूं अपना मोबाइल, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऑफर करता हूं अपना मोबाइल, कि मैं ये मोबाइल आपको बेचूं 5,000 रुपया में, मैं ऑफर करता हूं कि मोबाइल मैं आपको बेचूं। ये ऑफर वैलिड है तो हाँ। सामने वाला क्या बोल रहा है, मोहित भैया मंजूर है, हाँ 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 99.99% हाँ, 99.99% हाँ, हाँ पापा से पूछ करके आते हैं भाई। एक्सेप्टेंस यार, एक्सेप्टेंस फुल एंड फाइनल होना चाहिए, कंडीशनल नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट होना चाहिए। क्लियर है सर? मक्खन है मक्खन। तो दोस्तों अभी तक हमने ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज है, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज, बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल मतलब सर्टेन। अच्छा, बोथ मस्ट बी कम्युनिकेटेड, चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो, कम्युनिकेट तो करो यार, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। ऑफर मस्ट बी, बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन कैन बी आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस मींस थ्रू वर्ड्स, इंप्लाइड मींस बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। एक्सप्रेस मतलब होता है थ्रू वर्ड्स, इंप्लाइड मतलब होता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। वर्ड्स के थ्रू क्या हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। वर्ड्स के थ्रू क्या हो सकता है, आइदर ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको मुंह से बोला भाई ये वाला मोबाइल मेरे से 5,000 में खरीदेगा क्या, ये वाला मोबाइल मेरे से 5,000 में खरीदेगा, इज एन एक्सप्रेस ओरल ऑफर। सामने वाला बोल दिया हाँ खरीदूंगा, हाँ मुंह से बोला, तो एक्सप्रेस ओरल एक्सेप्टेंस।
मैंने मुंह से ऑफर दिया एक्सप्रेस ओरल ऑफर, उसने मुंह से आ गया एक्सप्रेस ओरल एक्सेप्टेंस। यही चीज अगर हम लोग चिट्ठी चिट्ठी के थ्रू कर ले, चिट्ठी चिट्ठी के थ्रू, लेटर के थ्रू, मैंने उसको लेटर पोस्ट किया, भाई मेरा 5000 में मोबाइल खरीदेगा क्या, मैंने उसे लेटर पोस्ट किया, तो ये एक्सप्रेस तो है, रिटन ऑफर है। उसने लेटर में हाँ बोला या ईमेल में हाँ बोला, एक्सप्रेस तो है, रिटन एक्सेप्टेंस समझ में आ गया सर। इंप्लाइड क्या होता है? इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मतलब बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट वर्ड्स, विल नॉट बी यूजिंग द वर्ड्स, तो ये हो गया इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस विदाउट वर्ड्स, ठीक है, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। जैसे बस फ्लाइंग ऑन द रोड, when the bus is flying on the road, it is an implied offer that the bus is going to carry you to the desired destination. The prefix prices, bus is going to carry you to the desired destination in which it flies at the prefix prices, ये implied offer है। बस वाला तेरे को उतर के थोड़ी ना बोलता आजा मेरे बस में बैठ जा, आजा मेरे बस में बैठ जा, नहीं भाई नहीं बोलता। तो बस फ्लाइंग ऑन द रोड इज एन implied offer। तुम जैसे बस में चढ़ गया, क्या तुम बस वाला को जाकर के बोलता बस रोको बस रोको बस रोको, बस वाला रोक दिया बस, फिर तुम बोल रहा है तुमने जो इंप्लाइड ऑफर किया ना मुझे मंजूर है, हाँ 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 मंजूर है, चलाओ बस, भाई तेरे को बस से निकाल करके फेंक दिया जाएगा भाई, जैसे तुम बस में चढ़ा, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया, तेरे को अलग से बोलने का दरकार नहीं, यू डोंट हैव टू से सेपरेटली हाँ हाँ हाँ। समझ में आ गया सर? तो बस फ्लाइंग ऑन द रोड इज एन इंप्लाइड ऑफर, वंस यू बोर्ड द बस इट्स एन इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। रॉकेट एकदम क्लियर है? तो both offer and acceptance must be communicated. Communication can be either express, oral, written, or it can be implied also. Implied means by the conduct of the parties. Implied means by the conduct of the party. Bus flying on the road is an implied offer. You board the bus, it's an implied acceptance. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ऑफर इससे याद आया, याद रखना मेरे बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर होते हैं। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर होते हैं? ये सारे बेटा। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर क्या होता है? when the offer is made to uncertain body of individual, when the offer is made to uncertain body of individual, it is called general offer। जैसे मैंने ऐलान कर दिया कि भाई मेरे से कोई भी आकर के ये फोन खरीद सकता है 5000 रुपया में, ये जनरल ऑफर होगी। राहुल तुम मेरे से खरीदेगा क्या? ए राहुल तुम मेरे से खरीदेगा क्या 5000 में, ये स्पेशल ऑफर यानी स्पेसिफिक ऑफर हो गया, ये हो गया स्पेशल ऑफर यानी स्पेसिफिक ऑफर। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर क्या होता है सर? पहले तो जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर क्लियर है ना? when the offer is made to uncertain body of individual, uncertain body of individual, it is called general offer, particular individual special यानी specific offer। काउंटर ऑफर पहले सुन लो, काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर में क्या होता है? काउंटर ऑफर में ऑफरर ने ऑफर किया ऑफरी को, ऑफरी ने कोई डिफरेंट ऑफर कर दिया, when ऑफरी मेक्स अ डिफरेंट ऑफर, when ऑफरी मेक्स अ डिफरेंट ऑफर, इट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। मैंने ऑफरी को बोला मेरे से ये वाला फोन 5000 में खरीदेगा क्या? ऑफरी, क्या मेरे से आप ये वाला फोन 5000 में खरीदोगे? ऑफरी बोलता है 4000 में बेचोगे क्या? ये फोन के साथ ये पेन बेचोगे क्या? काउंटर ऑफर होगी, मतलब बार्गेनिंग वगैरह अगर हो रहा है तो काउंटर ऑफर। इसके साथ ये भी बेच दो, काउंटर ऑफर होगी। 4000 में बेच दो, काउंटर ऑफर। फिर हम बोले नहीं 4 तो नहीं, चल साढ़े 4000 4500 में बेचेंगे, ये भी काउंटर ऑफर। वो बोल रहा है 4100, वो भी एक काउंटर ऑफर है। मैंने हाँ बोल दिया, एक्सेप्टेंस हो गया। समझ में आ गया? क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर तब होता है जब बोथ द पार्टीज हैव एक्सचेंज ऑफर्स टू ईच अदर विदाउट नोइंग ऑफ द अदर पार्टीज ऑफर। बोथ द पार्टीज हैव एक्सचेंज सिमिलर ऑफर विदाउट नोइंग द अदर पार्टीज ऑफर। ठीक है, मान लो मैंने राहुल को ईमेल किया कि राहुल मेरा फोन 5000 में खरीदेगा क्या? राहुल का भी चिट्ठी मेरे घर में आ रखा है कि सर आप अपना फोन 5000 में बेचेंगे क्या? आयला, मैंने भी उसको सेम ऑफर किया, उसने भी मेरे को सेम ऑफर किया, बट हम लोग दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता था। ये क्या हो गया? क्रॉस ऑफर। अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, दोनों में से अगर कोई भी हाँ बोल दिया तो एक्सेप्टेंस हो जाए, डिफरेंट ऑफर कर दिया तो काउंटर ऑफर हो जाए। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर को हम लोग बोलते हैं ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर which goes on and on and on unless we put an end to it, offer which continues on and on and on unless we put an end to it is called standing offer। दूध वाला रोज दूध देने आता है ना, हम लोग उसको रोज रोज ऑफर करते हैं क्या? रोज रोज ऑफर एक्सेप्टेंस होता है क्या? नहीं, दूध वाला को बोल दिया गया है रोज सुबह आकर के दूध दे दोगे, ये स्टैंडिंग ऑफर। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो उसको बोल देते हैं बस कल से मत आना, खत्म। फिर हम लोग जब वेकेशन के बाद घूम करके आते हैं, दूध वाला को फोन करके बोलते हैं हाँ दूध वाले भैया चालू हो जा, तो स्टैंडिंग ऑफर होगी। तो स्टैंडिंग ऑफर मींस ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर which goes on and on unless we put an end to it। मक्खन है सर। जनरल ऑफर में हम लोग एक केस लॉ भी पढ़ते थे क्लास में, याद है ना? कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या होता है? कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है ना दवाई बनाता था, फार्मा कंपनी था, फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई बनाता था। इसने न्यूज़पेपर में छाप दिया कि जो भी हमारा बनाया हुआ दवाई खाएगा और उसको कोई साइड इफेक्ट हुआ तो हम लोग उसको रिवॉर्ड देंगे। कार्लाइल एंड ओल्ड लेडी read the newspaper, Carlyle and old lady read the newspaper and she consumed the medicine in the prescribed manner. She consumed the medicine in the prescribed manner, but still she contacted influenza. And because she contacted influenza, वो कंपनी के पास गई कि तुम्हारा तो खाया, तुम्हारा तो बनाया हुआ दवाई मैंने खाया, तुमने जैसे बोला वैसे ही खाया, फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, चलो कंपनसेशन दो। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोला हट पगली, तेरे लिए थोड़ी ना था ये कंपनसेशन, तेरा नाम थोड़ी ना था, ये स्पेसिफिक, ये तुम्हारे को स्पेसिफिकली हमने थोड़ी ना ऑफर किया था, चलो चलो तुम्हारा नाम कहीं नहीं था और तुमने एक्सेप्टेंस भी नहीं किया, चलो 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 तुमको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
बताओ, तुम मेरे को बताओ रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं, तुम मेरे को बताओ रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फटाफट यस या नो में जवाब दो। रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लव यू गाइस, सारे बच्चे ऑलमोस्ट सही हैं, 95% बच्चों का जवाब यही आया। सर रिवॉर्ड तो मिलेगा सर, सर बिल्कुल रिवॉर्ड मिलेगा सर, बिकॉज इट वाज अ जनरल ऑफर। न्यूज़पेपर में छापा था कार्बोलिक स्मोक कंपनी कि जो भी मेरा बनाया हुआ दवाई खाएगा और साइड इफेक्ट होगा उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो ये न्यूज़पेपर में आया था, ये जनरल ऑफर था। और जब जनरल ऑफर होता है ना, इट कुड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय एनीवन इंक्लूडिंग कार्लाइल, and the offer was something which should be acted upon. When the offer is something which should be acted upon, no need of communication of acceptance is required. When the offer is such, याद आया ना, when the offer is such which should be acted upon, when the offer is such which should be straight away acted upon, so straight away act upon it, no need to communicate the acceptance, but you should be aware about the offer. So Carlyle was aware about the offer. After reading the newspaper, she had consumed the medicine and still she contacted influencer. She is entitled to reward. Carlyle was aware about the offer, yes. Did she read the newspaper? Yes. So she is entitled to reward, yes, because it was a general offer which could have been accepted by anyone. Makhan sir. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, याद आया ना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। और ऐसे ही एक सिमिलर केस का और नाम बताओ, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। इसमें क्या हुआ था, एक जन का सन जो है गॉट लॉस्ट, वन ऑफ द पेरेंट्स सन गॉट लॉस्ट। तो बाप ने न्यूज़पेपर में छपा दिया, जो भी मेरा खोया बच्चा ढूंढ करके लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। रामू काका शॉपिंग करने गया था, लेकिन बच्चा दिख गया, वहां पर बाजार गया था, बच्चा दिख गया, बच्चा को ले आया, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सर ये भी तो एक जनरल ऑफर है, ये भी तो न्यूज़पेपर में छपा गया। हाँ, बच्चा मेरा जो ढूंढ करके लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा, ये बोला गया था कि इसमें, ये भी एक जनरल ऑफर था, कुड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय एनीवन। बट रामू काका जब बच्चा ढूंढा, उसको रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता था, बिना न्यूज़पेपर पढ़े उसने बाई चांस बच्चा ढूंढा, इसलिए उसको रिवॉर्ड नहीं। क्लियर है? तो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट द ऑफर, एटलीस्ट आपको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। मक्खन है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो फार सो गुड, यस सर, सो फार सो गुड। अच्छा याद रखना, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, याद रखना, कमान 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 बोलो मेरे साथ, क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? यस सर, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। यस सर, ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट रहेगा, एब्सोल्यूट मतलब अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड। ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर में आप कंडीशन लगा सकते हो। जैसे मैं जब ऑफर कर रहा हूं, मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि इसके साथ आपको ये भी खरीद, मेरा ये ऑफर है, मैं आपको ये मोबाइल 5,000 में बेचूंगा, लेकिन आपको ये भी खरीदना पड़ेगा 1,000 रुपए में साथ। तो ये मेरा ऑफर है, आपको नहीं पसंद है आप मत खरीदो, तो मैं ऑफर में कंडीशन लगा सकता हूँ। बट ऑफरी जो है ना, जब वो एक्सेप्टेंस कर रहा है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल एब्सोल्यूट यानी अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल एब्सोल्यूट यानी अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल एब्सोल्यूट यानी अनक्वालिफाइड। क्लियर ना? यस सर। और एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी, मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी, ऑफरी अगर चुप है उसके चुप्पी में हानि माना रहेगा। मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। अगर ऑफरी चुप है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, मैं तुम्हें मोबाइल 5,000 में ऑफर कर रहा हूं, एक हफ्ता के अंदर तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा हाँ समझ लूंगा, एक हफ्ता में तेरा हाँ या नहीं आया तो मैं तेरा हाँ समझ लूंगा, नहीं नहीं बोल सकते। मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। केस का नाम है फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडिले। फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडिले में क्या हुआ था, अंकल ने नेफ्यू को जाकर के बोला, मेरे को तुम्हारा घोड़ा पसंद है, एक हफ्ता तक के अंदर अगर तुमने जवाब नहीं दिया, मैं समझूंगा घोड़ा तुमने मेरे को बेच दिया है, तुम्हारा चुप्पी में हाँ मान लूं। इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। केस का नाम फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। मक्खन है सर, मक्खन। ठीक है ना? तो ये मैंने सारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए। एक बार फिर से मैं रिविजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है? रिविजन का भी रिविजन। ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज है, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज। बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी फुल एंड फाइनल, यानी सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए।
both must be communicated. Communication can be expressed through words, oral or written, or it can be implied by the conduct of the parties. Offer can be conditional, acceptance cannot be conditional, it must be absolute, unqualified. Absolute का और एक नाम unqualified, ठीक है, unconditional. Mere silence on the part of offeree, mere silence on the part of offeree is not an acceptance. अच्छा, ऑफरर जो है ना, किस मोड में एक्सेप्ट करना है वो भी बता सकते हैं. ऑफरर कैन प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस. Offeree must accept in that mode, but if no mode was prescribed, then he can accept in reasonable mode. When the offer is such which should be acted upon, then communication of acceptance is not required, but at least the person should be aware about the offer. फिर से सुनो, offer section 2 clause A, acceptance section 2 clause B, both offer and acceptance must be full and final, मतलब terms must be certain. Both must be communicated either express or implied. Offer conditional हो सकता है, acceptance conditional नहीं हो सकता. Offerer mode बता सकता है acceptance का, offeree को उसी mode में accept करना पड़ेगा. Mere silence on the part of offeree is not an acceptance. When the offer is such which should be acted upon, communication of acceptance is not required, but at least the person should be aware about the offer. मक्खन सर, 3 केस पढ़े थे अपने. हरभजन लाल वर्सेस हरचंदन लाल, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक. वेलकम. टाइप्स ऑफ ऑफर बात कर लिए थे. जनरल ऑफर, स्पेशल यानी स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग. एक्सेप्टेंस का खाली एक्सप्रेस और इंप्लाइड ही होता है, उसका और कोई टाइप नहीं होता. मक्खन सर, एक चीज याद रखना, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर. ऑफर अलग है, इनविटेशन टू ऑफर अलग है. याद रखना, ऑफर अलग है, इनविटेशन टू ऑफर अलग. मैं अगर कोई प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूं, पता है इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, पता है इसमें ये फीचर है, ये ऑफर नहीं हुआ. ये इनविटेशन टू ऑफर हुआ. मैं आपको ललचा रहा हूं, अपने प्रोडक्ट का तारीफ करके मैं आपको ललचा रहा हूं कि आप मुझे ऑफर करो कि बेचोगे क्या, आप मुझे ऑफर करें बेचोगे क्या. मैं हाँ या ना कुछ भी बोल सकता हूं. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, description of a product is an invitation to offer, not an offer. It's an invitation to offer. Window display of goods, window display of goods. दुकानदार अपना दुकान को विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स के थ्रू सजा करके रखता है. विंडो में वो गुड्स डिस्प्ले करके रखा है विद प्राइसेस मार्क्ड और नॉट मार्क्ड ऑन देम. इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर. दुकानदार ललचा रहा है विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स करके, आइए मेहरबान कदरदान आइए, कस्टमर आइए. कस्टमर आकर के ऑफर करेगा. दुकानदार तो इनवाइट कर रहा था कस्टमर, कस्टमर आकर के ऑफर करेगा. शॉपकीपर हाँ या ना दोनों कर सकता है, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कुछ भी कर सकता है शॉपकीपर. जैसे मान लो तुम बिग बाजार, जो कि अब रिलायंस हो चुका है, ठीक है, उस रिलायंस फ्रेश में गए या बिग बाजार में गए, टनाटन टनाटन अपना बास्केट भरे, कैशियर के पास गए और कैशियर तुमको मना कर दिया, तुमको माल नहीं बेचेगी. कैशियर के पास वो राइट है, वो मना कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दुकानदार तो विंडो डिस्प्ले कर रखा था. तुम सारा सामान इकट्ठा करके बास्केट पे कैशियर के पास बिलिंग कराने गए, वो ऑफर है. और फिर शॉपकीपर यानी कैशियर तुमको हाँ या ना दोनों में से कुछ भी बोल सकता है. क्लियर है सर? वैसे ही जब हम लोग ऑक्शन सेल का अनाउंसमेंट करते हैं कि 25 तारीख को ऑक्शन सेल आइएगा, मेहरबान कदरदान 25 तारीख को ऑक्शन आइएगा, बोली लगाइएगा, ये इनविटेशन दे रहे हैं आपको कि आइएगा, आप बोली लगाइएगा. आप जो बोली लगाएंगे वो ऑफर है. तुम्हारा बोली हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं. वैसे प्रोस्पेक्टस, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करता है जिसमें अपने बारे में बताता है, वो इनविटेशन टू ऑफर है. वो अच्छा लगे तुमको, अगर प्रोस्पेक्टस अच्छा लगे तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरो कि हमको शेयर चाहिए. तुम जब शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो ऑफर हुआ. कंपनी तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर सकता है, कंपनी तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है. मक्खन सर, ऑफर लैप्स कब हो जाता है? हाँ ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑफर लैप्स कब हो जाता है भाई? ऑफर लैप्स हो जाएगा अगर तुमने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया विद इन स्पेसिफाइड टाइम. ठीक है, मैंने ऑफर ने तुमको बताया था 1 हफ्ता के अंदर हाँ या ना बोलो. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा चुप में हाँ मान लें, बट तुमने अगर 1 हफ्ता में जवाब नहीं दिया तो ये ऑफर लैप्स हो जाए. तो अगर मैंने तुम्हें स्पेसिफाइड टाइम बताया था तो वो स्पेसिफाइड टाइम खत्म हो गया तो ऑफर लैप्स हो गया. या फिर कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं बताया था तो रीजनेबल टाइम. रीजनेबल क्या होगा, कोड डिसाइड कर. ठीक है, या फिर इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब मोड. मैंने प्रेस्क्राइब मोड बोला था, तुमने उसमें एक्सेप्ट नहीं किया या नहीं बोला था, तो रीजनेबल मोड में एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफर लैप्स हो जाएगा. ऑफर कब लैप्स हो जाएगा? या तो तुमने प्रेस्क्राइब टाइम या प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं किया, एंड इफ नो मोड नो टाइम वाज प्रेस्क्राइब, रीजनेबल मोड या रीजनेबल टाइम में तुमने एक्सेप्ट किया. मक्खन. या फिर ऑफर या ऑफरी में से कोई भी मर गया तो ऑफर लैप्स, खत्म. मेरा ऑफर लैप्स हो जाएगा अगर ऑफर या ऑफरी में से दोनों कोई भी मर गया. या फिर ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया तो भी ऑफर तो खत्म हो गया ना, अगर रिजेक्ट कर दिया तो. या फिर ऑफरी ने काउंटर ऑफर कर दिया, अगर ऑफरी काउंटर ऑफर कर दिया तो मेरा ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स. क्लियर है? या तो रिजेक्ट कर दिया, या फिर दोनों में से कोई भी मर गया, या काउंटर ऑफर कर दिया, या ऑफर कंडीशनल था बट यू फेल टू फुलफिल द कंडीशन. ऑफर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन एंड ऑफर वाज कंडीशनल बट यू फेल टू फुलफिल द कंडीशन. ये 6 कैसे है जब ऑफर लैप्स हो जाता है. सेक्शन नंबर 6. क्लियर है? एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जिस इंसान को मैंने ऑफर दिया था हाँ कर दिया तो एक्सेप्टेंस हो गया. एंड प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. और एक्सेप्टेंस का फीचर्स हम ऑफर के साथ ही अभी अभी आपको पढ़ा दिए, सारा कंपैरिजन करके.
क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट का। चिट्ठी चिट्ठी बहुत ध्यान से सुनना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट का एंड थ्रू टेलीफोन का। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट एंड थ्रू टेलीफोन। मैंने पोस्ट के थ्रू अपना ऑफर भेजा, पोस्ट के थ्रू अपना ऑफर डिस्पैच किया, ठीक है। तो ऑफर लेटर जो था ना, ऑफर लेटर मैंने पोस्ट किया, रिपीट, ऑफर लेटर मैंने पोस्ट किया 7 तारीख को, सामने वालों को मिला 10 तारीख को। ऑफरर ने ऑफर लेटर डिस्पैच किया 7th को, इट वाज रिसीव्ड बाय द ऑफरी ऑन 10th। ऑफर विल स्टार्ट व्हेन ऑफर लेटर रीचेस द ऑफरी, ठीक है। ऑफर स्टार्ट व्हेन ऑफर लेटर रीचेस ऑफरी, यानी 10 तारीख को ऑफर स्टार्ट। अब ऑफरर अगर चाहे ना, ऑफरी के एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले, ऑफरी के एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले ऑफरर चाहे तो अपना ऑफर कैंसिल कर सकता है। जो ऑफरी था ना, उसने 12 तारीख को 4 बजे अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया। ऑफरी 12 तारीख को 4 बजे अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है, उसके पहले अगर हम चाहें तो हम अपना ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ऑफरी के एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले ऑफर अपना चाहे तो ऑफर रिवोक कर सकता है। लेकिन एक बार ऑफरी ने 12 तारीख को 4 बजे अगर उसने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, ऑफरर बिकम्स बाउंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑफरर कुछ नहीं कर सकता, वो रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन ऑफरी जो है ना, भले ही 12 तारीख को 4 बजे ऑफरी ने पोस्ट किया है ना, जब तक ऑफरी का पोस्ट किया हुआ एक्सेप्टेंस ऑफरर को नहीं मिल जाता, तब तक ऑफरी के पास पावर है, वो अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है। ऑफरी कैन कैंसिल हिज एक्सेप्टेंस बिफोर हिज एक्सेप्टेंस लेटर रीचेस द ऑफरर। मक्खन है सर। मान लो मेरे पास 14 तारीख को 6 बजे उसका एक्सेप्टेंस लेटर आ रहा है, मेरे को एक बार फिर से बताओ, ऑफर मैंने पोस्ट के 7 तारीख और पहुंचा 10 तारीख को, तो ऑफर चालू कब से होगा? जब से पहुंचा 10 तारीख। ऑफरर चाहे तो अपना ऑफर कैंसिल कर सकता है 12 तारीख को 4 बजे के पहले। Before Ofri posts his acceptance, before Ofri posts his acceptance, I can cancel my offer. ऑफरी एक बार एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, ऑफरर तो अब कुछ नहीं कर सकता, ऑफरर बिकम्स बाउंड। बट ऑफरी पोस्ट करने के बाद भी अपना एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है बिफोर द एक्सेप्टेंस लेटर रीचेस ऑफरर। मजा तो तब आएगा जब मान लो उसका हाँ मेरे पास आ रहा है एक्सेप्टेंस, यानी हाँ 14 तारीख को 6 बजे आ रहा है, उसका ना मेरे पास आया, ना मेरे पास आया रिवोकेशन, वो अपना एक्सेप्टेंस वापस ले रहा है, 14 तारीख को 7 बजे ईमेल किया नहीं, तो पहले तो हाँ आ गया तो हाँ है, कॉन्ट्रैक्ट बन। लेकिन अगर यही ना रिवोकेशन 5 बजे आ जाता 14 तारीख को, तो रिवोक हो जाता, नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पर आया, हाँ और ना दोनों सेम टाइम पर आया, तो ऑफरर जो पहले पड़ेगा वो माना जाएगा। सर पता कैसे चलेगा? वो तो कोर्ट में साबित। ऑफरर जो पहले पड़ेगा वो माना जाएगा। 14 तारीख को 6 बजे हाँ भी आया, 6 बजे ना भी आया, ऑफरर जो पहले खोलेगा पड़ेगा वो माना जाएगा। हाँ पहले पड़ा तो हाँ, ना पहले पड़ा तो। मक्खन सर। अब आ जाओ नया टॉपिक, लीगल कंसिडरेशन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए लीगल कंसिडरेशन का। अगर यहां तक पहुंच गए हैं और लेक्चर बढ़िया लग रहा है, मेरे को चैट बॉक्स में ओपी लिख करके बताओ। चैट बॉक्स में मुझे ओपी लिख करके बता दो। चैट बॉक्स में मुझे ओपी लिख करके बता दो अगर यहां तक सब कुछ सही है तो। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज 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 लाइक बटन दबा दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट और टेलीफोन भी तब तक सीख लो, ये तो पोस्ट का हुआ। टेलीफोन में क्या होता है? कन्हैया लाल वर्सेस दिनेश्वर चंद्रा, केस का नाम है कॉन्ट्रैक्ट और टेलीफोन का, कन्हैया लाल वर्सेस दिनेश्वर चंद्रा। की लाइन अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया ना, ऑफर एक्सेप्टेंस के बीच में ही अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो गया ना और फिर से फोन किया गया ना, एंटायर ऑफर हैज टू बी रिपीटेड अगेन। वी कैन नॉट कंटिन्यू if the phone gets disconnected, we cannot continue from where we left over a new call, again the offer has to be repeated। क्योंकि हम लोग का बहुत गंदा आदत है हम जैसे ही फोन उठाते हैं ना किसी का भी, तो हम सीधा क्या बोलते हैं? हाँ बोल। तो तुम मेरे साथ षड्यंत्र रच सकते हो, तुम बेटा ऑफर दे करके फोन काट दो, ऑफर दे करके फोन काट दो, हाँ फिर मेरे को फोन मिलाओ, हम सीधा बोलेंगे हाँ बोल, फिर तुम बोलोगे क्या बोले? आपने तो अभी हाँ बोल दिया, पिछला कॉल में मैंने ऑफर दिया था, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया और अभी आपने हाँ बोल दिया, एक्सेप्टेंस हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, पूरा ऑफर आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा। कन्हैया लाल वर्सेस दिनेश्वर चंद्रा। अब आ जाओ लीगल कंसिडरेशन में। मक्खन है सर। सारे बच्चे ओपी इन द चैट, ओपी इन द चैट। आग लगा दिया सर आपने, आग लगा दिया, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात क्या बात है। क्या डेली रिवीजन होने वाला है? एमईपीएल के सारे फैकल्टीज आपको डेली रिवीजन कराने वाले हैं पूरा का पूरा शेड्यूल आपके टेलीग्राम ग्रुप पर है, पूरा का पूरा शेड्यूल आपके टेलीग्राम ग्रुप पर है।
वीडियो को धमाकेदार लाइक बटन दबा दो बेटा, ठोक दो एकदम। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज अभी आपको सबसे ज्यादा अगर कोई चीज का दरकार है वो ब्लेसिंग, और वो तभी मिलेगा जब आप वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे हर व्हाट्सएप ग्रुप। डन 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 डन। डन 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 डन। चलो जनाब, लेट अस क्रैक लीगल कंसिडरेशन नाउ। लेट अस क्रैक लीगल कंसिडरेशन। आ जाइए जनाब, लीगल कंसिडरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेडी, रेडी स्टडी एंड गो। देख रहे हैं ना विनोद, एमईपीएल का उत्सव, अरे जबरदस्त। लीगल कंसिडरेशन सुनो, लीगल कंसिडरेशन फटाफट। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी। लीगल कंसिडरेशन बेटा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी। क्या होता है लीगल कंसिडरेशन? एक्चुअल में अगर बताएं तो लीगल कंसिडरेशन क्या होता है, थोड़ा फास्ट। हाँ, 2 घंटा में पूरा चैप्टर को समेटना है। लीगल कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए यार। समथिंग इन रिटर्न, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, नहीं, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, इसका डेफिनेशन है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पास्ट टेंस बोलना, प्रेजेंट टेंस बोलना, फ्यूचर टेंस बोलना। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing something. कभी कभार कुछ करना भी कंसिडरेशन होता है और कभी कभार कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन होता है। जैसे हम तेरे को पेन बेचेंगे, कंसिडरेशन हुआ कुछ करना। हम तेरे एरिया में अपना दुकान नहीं खोलेंगे, उसका 5 लाख रुपया हमको दो। तुम हमको 5 लाख रुपया दो, हम तुम्हारे एरिया में दुकान नहीं खोलेंगे। abstained from doing हुआ। So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing anything, such an act or abstinence, उसी को करने को या नहीं करने को, such an act or abstinence is called consideration for the promise। पहली बार definition याद हो गया। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, या फिर does or abstains from doing, promises to do or abstains from doing, past tense, present tense, future tense, past tense, has done or abstained from doing, present tense, does or abstains from doing,
future tense, promises to or abstains from doing anything. Such an act or abstinence is called consideration for the promise. When at the desire of the promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. अच्छा याद रखना, consideration always moves at the desire of the promiser. Consideration always moves at the desire of the promiser. Yes sir. And it may move from promisee or any other person. Consideration याद रखना, it can move from one person to another person. सर इसका मतलब क्या होता है सर? Consideration can move from one person to another person. चेन्नैया वर्सेस रमैया में बोला गया था. Consideration can move from one person to another person. Consideration can move from one person to another person. चेन्नैया वर्सेस रमैया में ये बात बोला गया था कि कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. मान लो मैंने ये तुमको पेन दिया 5,000 रुपया में, ये 5,000 रुपया मेरे को जो मिलने वाला है मैं किसी और को दिलवा सकता हूँ. हाँ दिलवा सकता हूँ. ये लो पेन मेरे से ले लो, 5,000 रुपया जो है ना छोटू को दे दो. ये हो गया कंसिडरेशन मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. चेन्नैया वर्सेस रमैया में भी ऐसा ही हुआ था. चेन्नैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था? एक बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी बेचा ये बोल करके कंसिडरेशन जो है ना मेरे भाई यानी अपने मामा को दे दो. बूढ़ी औरत मर गई, बेटी ने अपने मामा को कंसिडरेशन देने से मना कर दिया. कोड बोला देना पड़ेगा बिकॉज कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. याद रखना, भले कॉन्ट्रैक्ट बूढ़ी औरत और उसकी बेटी में भी हुआ, भले कॉन्ट्रैक्ट बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के बीच में हुआ, बट देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन. कंसिडरेशन हम लोग स्ट्रेंजर को दिला सकते हैं. मक्खन सर, मक्खन. Consideration always moves at the desire of promiser. Chennai versus Ramaya, it can move from one person to another. Consideration, past, present, future तीन हो सकता है. English law में past consideration is not a consideration, but Indian law बड़ा है. Past is also a consideration. हमारे यहाँ पर तीन consideration होता है, past, present, future. Definition में भी आया था. Present का नाम है executed, future का नाम है executory, और past तो जो already past में तुमने कर रखा. Consideration adequate हो ऐसा जरूरी नहीं होता. Consideration may or may not be adequate. मैं ये पेन तुमको 1 रुपया में बेचूंगा, 1 रुपया भले एडिक्वेट नहीं है बट फिर भी कंसिडरेशन है. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज आल्सो कंसिडरेशन. चलेगा. मैं अपना पूरा साम्राज्य, पूरा प्रॉपर्टी तुमको 10 रुपए में बेचूंगा, चलेगा. एंड यू आर आउट टू लीगली परफॉर्म. बिल्कुल तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. कंसिडरेशन जो है ना, इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. कंसिडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं, इमोरल नहीं. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम नाच गाना गंदा तरीके से करके अश्लीलता करके दिखा दो, इमोरल काम कर दो, वो सब कंसिडरेशन नहीं होता. सो इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. क्लियर है सर? और याद है ना, कंसिडरेशन और क्या होना चाहिए? रियल एंड कंपिटेंट होना चाहिए. रियल एंड कंपिटेंट. तुम बोलते हो कि हम जो है हम तुमको बोले हम तुमको ये पेन देंगे, तुम मेरे को क्या दोगे? बोलते आपको रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे. अरे भाई रियल होना चाहिए. इज्जत रियल नहीं होता, रियल कुछ मांगता. हम तो बोले हम तुमको पेन देंगे, तुम मेरे को क्या दोगे? तुम बोलते चांद तारे तोड़ के ले आएंगे. अरे चांद तारे रियल तो है बट तेरा औकात नहीं है. यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम द स्काई. गॉट इट सर? तो रियल एंड कॉम्पिटेंट चीज मांगता. मक्खन है सर, मक्खन, मक्खन है सर. रियल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एंड इट शुड बी समथिंग मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी लीगल बाउंड टू डू. जो काम तुम ऑलरेडी लीगली बाउंड हो करने के लिए तुम वही करोगे तो मेरे लिए कुछ कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा. क्लियर? And it should not be, consideration must not be immoral, unlawful or opposed to public policy. याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, there can be stranger to consideration. Yes, there can be stranger to consideration. Chennai versus Ramaya. But there cannot be a stranger to contract. According to the general rule, there cannot be stranger to contract. इसको बोलते हैं privity of contract. Privity of contract क्या बोलता है? Privity of contract बोलता है, privity of contract बोलता है कि contract is a private affair between the parties. Parties cannot sue the stranger and stranger cannot sue the party. Makhan, yes sir. Makhan sir, Makhan sir. Parties cannot sue the stranger and stranger cannot sue the parties. पक्का? So, consideration जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसका stranger रह सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर नहीं रह सकता. देयर कैनॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट. देयर कैनॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट. देयर कैनॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट. मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, हमारा रेगुलर बैच में कॉन्ट्रैक्ट 18 क्लास में होता है. 18 क्लास समझ में आता है ना, 2-2 घंटा. और वही अभी मैं आपको पावर पैक तरीके से रिविजन करवा रहा हूं. ये रिविजन चल रहा है, रिविजन. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिविजन. यू मस्ट हैव डन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटलीस्ट वंस टू अंडरस्टैंड इट. इट्स अ रिविजन गोइंग ऑन. In 2 hours I'm going to cover my 18 classes lecture. 36 hours content we are revising in 2 hours. Okay, and trust me, each and every part of my body, each and every bone is being occupied, is working for this classic revision.
तो नया मतलब सांस भी बहुत कम कम लेना पड़ता है जब रिवीजन इतना जबरदस्त वाला पावर पैक्ट वाला रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज़ ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि देखो भाई, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो ए और बी एक दूसरे को स्यू कर सकता है, स्ट्रेंजर को स्यू नहीं कर सकता, और स्ट्रेंजर भी ए और बी को स्यू नहीं कर सकता। हम लोग स्ट्रेंजर को स्यू नहीं करेंगे, स्ट्रेंजर हम लोग को स्यू नहीं करेगा। यही है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यही है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यस सर। जहां लॉ है वहां एक्सेप्शन है, जहां लॉ है वहां एक्सेप्शन है। कभी कभार चलो हम लोग प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है जब हम लोग स्ट्रेंजर को स्यू कर सकते हैं, स्ट्रेंजर भी हम लोग को स्यू कर सकता है। क्या किस किस एक्सेप्शन केस में? बेनिफिशियरी, जैसे अरे बताए थे ना कि मान लो मैंने तुमको ये पेन बेचा और बोला 500 रुपया मेरे को जो मिलने वाला है छोटू को दे दो। कॉन्ट्रैक्ट मेरे और तेरे बीच में हुआ है। छोटू इज नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट छोटू ऑल्दो नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज अ बेनिफिशियरी। छोटू इज अ बेनिफिशियरी बिकॉज छोटू इज अ बेनिफिशियरी, although he is a stranger, he is not a party of the contract, but because he is a beneficiary, he can sue the party. तो अगर तुमने मेरा रुपया नहीं दिया जो छोटू को मिलने वाला था, छोटू तेरे को स्यू कर सकता है। पक्का सर, बहुत बढ़िया। फैमिली सेटलमेंट वगैरह हो रहा है और एक बच्चा छूट गया, फैमिली सेटलमेंट हुआ, बंटवारा हुआ प्रॉपर्टी का, और एक इंसान को, एक भाई को बंटवारा में नहीं मिला, तो वो कोर्ट में ले जा सकता है फैमिली। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जब होता है ना, फीमेल अंडर एचयूएफ, महिला की शादी के लिए सारे के सारे मेल मेंबर्स लायबल है, महिला की शादी के लिए सारे के सारे मेल मेंबर्स खर्चा चुकाने के लिए लायबल है, उनको स्यू किया जा सकता है। मक्खन है। तुम खुद लायबिलिटी एक्नॉलेज कर रहे हो, अगर तुम खुद लायबिलिटी एक्नॉलेज कर रहे हो, अगर तुम खुद लायबिलिटी एक्नॉलेज कर रहे हो, तो बेटा अगर तुम खुद लायबिलिटी एक्नॉलेज कर, ऑब्वियस बात है, हाँ बेल मुझे मार, तुमको स्यू किया जाएगा। मेरा पैसा राहुल ने मार रखा है, मैंने राहुल को मोबाइल बेचा था 5,000 रुपया में, मैंने राहुल को 5,000 में मोबाइल बेचा, राहुल ने मेरा 5,000 रुपीज चुकाए, तो मैं राहुल को फोन किया, राहुल मेरा 500 रुपया मेरे को चुका दे भाई, कब चुकाएगा? राहुल की गर्लफ्रेंड भी कॉन्फ्रेंस थी, वो बोली मोहित भैया आप मेरे राहुल को तंग मत करिए, हम आपको पैसा देंगे। ओके, राहुल गर्लफ्रेंड ऑल्दो स्ट्रेंजर हैज एक्नॉलेज्ड द लायबिलिटी, तब भाई तब हम लोग उसको स्यू कर सकते। क्लियर? मक्खन। असाइनमेंट, मान लो से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर सामने वाला पार्टी मर गया, तो उसके लीगल हेयर को हम लोग स्यू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अगर सामने वाला पार्टी मर गया, उसके लीगल हेयर्स लायबल है। बस इतना सारे एक्सेप्शंस का। याद रखना, कंसिडरेशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, बिल्कुल होना चाहिए कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में, बिकॉज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बोलो मुंह खोल करके, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कंसिडरेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। बट इसके बहुत सारे एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन मतलब कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, भले उसमें कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। जैसे क्या? जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, when the property is being transferred in near relation to each other, जब एक बाप अपना बेटा को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, इन नियर रिलेशन है, हाँ है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, हाँ है, तो क्या बाप पैसा लेगा? नहीं, फ्री में प्रॉपर्टी देगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ठीक है? वैसे कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट डीड बना करके अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, गिफ्ट डीड बना करके गिफ्ट दे रहे हैं, तो कंप्लीटेड गिफ्ट है, उसमें कंसिडरेशन का दरकार नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। वैसे ही पेमेंट ऑफ वॉलेंटरी सर्विस, क्या बताओ तो? पेमेंट ऑफ वॉलेंटरी सर्विस, तुमने मान लो वॉलेंटरली मेरे लिए कुछ सर्विस दिया, तुमने वॉलेंटरली आग बुझाया, मैंने खुश होकर के तुमको रिवॉर्ड दे दी। ठीक है, मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला सर। मिला ना सर, जो तुमने आग बुझाया मेरे बोलने पर नहीं बुझाया, तुमने वॉलेंटरली अपनी इच्छा से आग बुझाया, मेरे को अच्छा लगा, मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दे दिया, तो अब वापस से मेरे को कोई कंसिडरेशन मिलने वाला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। टाइम बाद डेट का पेमेंट, टाइम बाद डेट, तुमको पता है हर एक डेट मर जाता है, हर एक डेट मर जाता है 3 साल बाद, टाइम लैप्स हो जाता है अगर 3 साल, तो डेट मर जाता है। मैंने तुमको पढ़ाया, तुमने मेरा फीस नहीं दिया, 3 साल तक नहीं दिया, तो अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई लाइब, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई राइट नहीं है फीस मांगने का। अगर मैं भी भूल गया, तुम भी भूल गया, 3 साल बीत गया, तो फीस गया। लेकिन तुम बड़ा दिल वाला, 3 साल बाद भी मेरे को मरा हुआ डेट का पेमेंट किया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एजेंसी, एम्प्लॉयर जब एक एजेंट रखता है यानी इंप्लॉय रखता है, फ्री में भी रखता है ना, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट फ्री का भी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज वैलिड। बेलमेंट, बेलमेंट, कभी किसी को अपना किताब कॉपी यूज करने दिया है, दोस्त को नोट्स कॉपी करने दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियस बता, तुम पैसा तो लिया होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। दैट्स कॉल्ड ग्रेटिटुअस बेलमेंट, फ्री का बेलमेंट। मेरे को 6 एक्सेप्शन केस बताओ जब कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट 6 केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन इन 6 केसेस।
व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन रिलेशन टू ईच अदर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, या फिर पेमेंट ऑफ वॉलंटरी सर्विस, पेमेंट ऑफ टाइम बाउंड डेट, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट एंड ग्रेटिट्यूअस पेमेंट। मक्खन सर, जबरदस्त सर, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट लीगल कंसिडरेशन। मक्खन सर, रेगुलर बैच में तो गिफ्ट डीड दिखाया भी जाता है। चलो सो फॉर सो गुड। गर्दा उड़ा दिए सर यार, कम ऑन यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? फटाफट मुझे चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, कम ऑन, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन यार, फास्ट 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 फास्ट। आग लगा दिया सर गुरु जी, यस सर, यस, बहुत बढ़िया सर। सर सारा सब्जेक्ट आप ही पढ़ा दिया करिए सर। मक्खन सर बहुत अच्छे सर, मजा आ गया सर, धूम मचा दिए सर। मक्खन सर, ओपी सर, चीर फाड़ मचा दिए सर, जबरदस्त सर, सुपर्ब सर, स्मूथ लाइक बटर। 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। अनक्वालिफाइड मतलब होता है विदाउट एनी कंडीशन, क्वालिफाइड मतलब होता है कंडीशन। बच्चा बोल रहा है देख रहा है विनोद, टॉप करवाने के उपाय चल रहे हैं, जबरदस्त। बड़े आगे लीगल कैपेसिटी तो यार जबरदस्त है, बड़ा सिंपल है यार। वेरी सुन प्रीति। जबरदस्त। चलो स्टार्ट करें आप फिर से।
आगे बढ़े, वेरी सुन उत्कर्ष। हाँ, ये पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा सेशन खत्म होने के बाद। एक तो सेकंड से ही चालू हो रहा है, सेकंड ऑफ कमिंग मंथ नया बैच, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, मैं फिर से बता दूं, रेगुलर बैच में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटा, अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 आवर्स में हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 36 घंटा पकड़ करके चल, जिसका मैं आपको निचोड़ करके रिवीजन करा रहा हूं 2 घंटा के अंदर। बट बहुत 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 इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। आगे बढ़े जनाब। टेस्ट सीरीज भी होगी, बिल्कुल होगी, सब कुछ होगी यार, तुम खाली जुड़े रहो हमारे साथ, खाली जुड़े रहो हमारे साथ। नेक्स्ट है कंडीशन लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी बोलता है एवरी पार्टी इज लीगली केपेबल, एवरी पार्टी इज लीगली केपेबल टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। हर एक पार्टी लीगली केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए एक्सेप्ट 3 पार्टी। माइनर, लुनेटिक, पर्सन डिस्क्वालिफाइड। माइनर, लुनेटिक, पर्सन डिस्क्वालिफाइड को छोड़ करके बात बाकी हर पार्टी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। एवरी पर्सन is legally capable to enter a contract except minor, lunatic and person disqualified. Minor, lunatic and person disqualified. ठीक है, अब माइनर होता कौन है? माइनर होता कौन है? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में नहीं लिखा हुआ है। माइनर होता कौन है? ये लिखा हुआ है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 बोलता है कि माइनर वो इंसान है जो अभी तक 18 इयर्स का भी नहीं हुआ। माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट इवन अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स एंड इफ ही लिव्स अंडर कोर्ट ऑफ वर्डशिप। कोर्ट ऑफ वर्डशिप मतलब जो अनाथ है और जो कोर्ट के कस्टडी में रहता है, इफ ही लिव्स अंडर कोर्ट ऑफ वर्डशिप ही इज अ माइनर टिल द एज ऑफ 21 ईयर। ठीक है, इफ अ गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, उसका कोई खुद का माँ बाप नहीं है, गार्जियन उसको अपॉइंट किया कोर्ट ने, देन देन इसको हम लोग कोर्ट ऑफ वर्डशिप बोलते हैं। ही इज अ माइनर टिल द एज ऑफ 21 ईयर। नॉर्मल पर्संस आर माइनर टिल द एज ऑफ 18 इयर्स, बट इफ ही लिव्स अंडर कोर्ट ऑफ वर्डशिप, मतलब जिसका इस दुनिया में माँ बाप नहीं है, वो कोर्ट के कस्टडी में या कोई कोर्ट ने उसको गार्जियन अपॉइंट करके दिया है, वो 21 साल तक माइनर है। या फिर वो जुवेनाइल करेक्शन होम में रहता है, बचपन में कुछ कर्मकांड कर दिया तो भी वो माइनर 21 साल तक रहे। तो कोर्ट के कस्टडी में अगर रहता है तो माइनर रहेगा 21 साल तक। क्लियर है सर? नॉर्मल लोग 18 साल तक। क्लियर है सर? मोहिरी बीबी केस का नाम है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में यह बोला गया कि भाई क्या हुआ था पता है इस केस में? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में लोन दे दिया था माइनर को, लोन दे दिया था माइनर को, माइनर ने वो रुपया उड़ा दिया, ड्यू डेट पर रिपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया। कोर्ट बोला बिल्कुल सही किया, तुम माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, तुम माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। माइनर इज नॉट बाउंड टू रीपे बैक योर मनी बिकॉज माइनर्स ऑल agreements are void ab initio. Minors all agreements are void ab initio. Minors all agreements are void ab initio. Come on guys, minors all agreements are void ab initio. Void ab initio. Ab initio मतलब क्या होता है? From the beginning. Ab initio Latin word है which means from the beginning. तो void ab initio मतलब void from the beginning. Void from the beginning मतलब void agreement. Minors all agreement are void ab initio. Void ab initio मतलब void from the beginning. Void from the beginning मतलब void agreement. There is a difference between void agreement and void contract. जो शुरू से void रहता है, पहला दिन से void है, वो void agreement होगा। जैसे माइनर का एग्रीमेंट तो शुरू से ही void है तो void agreement। लेकिन आगे जाकर के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आता है, मतलब पहले वो एग्रीमेंट वैलिड था यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट बिकम्स void कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत से void है तो void एग्रीमेंट, पहले वैलिड था, बाद में जाकर के void हो गया तो वो void कॉन्ट्रैक्ट है। Minors agreements are void agreement because they are void from the beginning. Minor is never personally liable. Minor is never personally liable. पक्का मतलब माइनर को हम लोग केस कर सकते हैं, वो पर्सनल लायबल नहीं है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर हम लोग नेसेसरी सप्लाई किया माइनर को, नेसेसरीज इफ सप्लाइड टू माइनर, देन माइनर्स प्राइवेट एस्टेट इज लायबल। माइनर्स प्राइवेट एस्टेट मतलब माइनर का जो बैंक बैलेंस है, माइनर का पर्सनल नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो लायबल है नेसेसरी का रुपया चुकाने के लिए। मेरे को बताओ, मान लो मैंने माइनर को फूड दिया, रोटी दिया, तो नेसेसरी है ना, फूड क्लोथिंग शेल्टर तो नेसेसरी में आता ही है, एंड अदर थिंग्स व्हिच डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
तो नेसेसरी के अंदर फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन लीगल एक्सपेंस आता है। फूड क्लोथिंग शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान रहे, फूड क्लोथिंग शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन लीगल एक्सपेंसेस एंड अदर थिंग्स व्हिच डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मान लो मैंने माइनर को फूड दिया, अब वो फूड का रुपया, खाने का रुपया, क्या मैं माइनर के मम्मी पापा से ले सकता हूं क्या? यस या नो में जवाब दो। मैंने जो माइनर को नेसेसरी प्रोवाइड किया, क्या मैं उसके मॉम डैड से रुपया मांग सकता हूं क्या? क्या उसके मम्मी पापा लायबल है क्या? क्या माइनर के मम्मी पापा लायबल है क्या? माइनर पेरेंट्स आर लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाइड टू द माइनर। क्या माइनर्स पेरेंट्स आर लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू द माइनर? फटाफट फटाफट जवाब दो यस या नो में। ओ माय गॉड, 44% बच्चे बोल रहे हैं हाँ गलत है। 44% बच्चे, 56% बच्चे सही हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि माइनर्स गार्जियन, माइनर्स पेरेंट्स आर नॉट लायबल। माइनर्स प्राइवेट एस्टेट इज लायबल फॉर नेसेसरी। माइनर्स प्राइवेट एस्टेट मतलब उसका खुद का माइनर का पर्सनल बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी लायबल, पेरेंट्स लायबल नहीं है। याद रखना, याद रखना, पेरेंट्स लायबल नहीं है, खाली उसका माइनर का पर्सनल प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस लायबल है नेसेसरी का रुपया चुकाने के लिए। बाद बाकी के लिए माइनर तो लायबल है ही नहीं, खाली नेसेसरीज के लिए लायबल। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल डज नॉट वर्क इन केस ऑफ माइनर। स्टॉपल मतलब क्या होता है? यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम व्हाट यू हैव सेड। स्टॉपल मतलब यू कांट डिनाई फ्रॉम व्हाट यू हैव सेड, बट माइनर कैन डिनाई फ्रॉम व्हाटएवर ही हैज सेड। मतलब वो झूठ बोल सकता है फिर भी बचेगा। मतलब माइनर अगर झूठ बोल करके दाढ़ी मूछ लगा करके बोला हम मेजर हैं, हम 18 साल के हो चुके हैं, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पता चला ये तो माइनर है, तो बचेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। ही कैन प्लीड माइनॉरिटी, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। तो देखो फटाफट, एग्रीमेंट एंटर्ड विद माइनर इज ऑल टुगेदर वॉइड। वॉइड मतलब वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट पक्का सर। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी मतलब वो झूठ भी बोल करके बच जाएगा। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, हाँ माइनर को अगर कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है तो माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। तभी तो हम लोग पार्टनरशिप में पढ़े हैं सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 30 में कि माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ओनली फॉर द बेनिफिट्स। मतलब माइनर अगर हम लोग पार्टनरशिप में लेंगे ना, उसको प्रॉफिट देंगे, लॉस नहीं देंगे, खाली प्रॉफिट देंगे। रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड सर। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन मतलब बचपन में किया हुआ एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया, जब वो 18 साल का हो गया तो क्या वैलिड हो जाएगा अपने आप? नहीं, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 18 साल। पुराना बचपन में किया हुआ एग्रीमेंट मेजोरिटी के बाद वैलिड नहीं होता। सर गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है ओनली इफ दे आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर। गार्जियन लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है माइनर के बिहाफ पर ओनली इफ दे आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर। जैसे मुन्नी, अरे मुन्नी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है ना? अरे कौन सा मुन्नी रे बाबा है? मुन्नी बदनाम हुई वो वाला नहीं, बजरंगी भाईजान वाला मुन्नी का बात चल रहा है। हर्षाली मल्होत्रा, द गर्ल हु प्लेड द रोल ऑफ मुन्नी, जिसको सलमान भाई पाकिस्तान छोड़ करके आया था। वो मुन्नी कौन थी? माइनर थी। उसके माँ बाप ने फिल्म साइन किया मुन्नी के ब्याह पर, वो वैलिड है। वैलिड है रे बाबा, बिकॉज इट वॉज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर। क्लियर है सर? सर अगर माइनर को कोई बेनिफिट मिला तो, अगर वो बेनिफिट है तो रिस्टोर कर देगा। अदरवाइज अगर उसने माइनर को अगर कुछ मान लो टीवी मिला, वो टीवी वापस कर दो। अगर टीवी गंगा जी में फेंक दिया तो उसके लिए उसको कंपेंसेशन चुकाने का दरकार नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। माइनर को जोर जबरदस्ती करोगे, मान लो मुन्नी कल को पिक्चर साइन कर दी और भाई को पहचान ली वो, गाड़ी 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 एक्सीडेंट, गाड़ी एक्सीडेंट, मुन्नी बोल दी हम इस भाई के साथ पिक्चर नहीं करें, तो क्या आप जबरदस्ती परफॉर्म करवाएंगे? नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। माइनर पार्टनरशिप कर तो नहीं सकता बट बेनिफिट्स जरूर उठा सकता है, प्रॉफिट जरूर शामिल कर सकता है पार्टनरशिप का, पक्का। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ओनली फॉर द बेनिफिट्स। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? अरे पैदा ही हुआ था नंगा, याद आया ना, पैदा ही हुआ था नंगा, तो क्या डॉक्टर क्या बोलेगा? इंसॉल्वेंट आया, इंसॉल्वेंट आया। अरे भाई माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। लायबल फॉर नेसेसरीज बात हो चुका है। माइनर एजेंट हो सकता है, क्यों पता है? क्योंकि एजेंट तो कभी लायबल होता ही नहीं है, प्रिंसिपल लायबल होता है। तो माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता बिकॉज प्रिंसिपल सा लायबल। माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता बट एजेंट हो सकता है बिकॉज एजेंट्स आर नॉट लायबल। माइनर्स पेरेंट्स गार्जियन नॉट लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिम इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर नेसेसरी। फिर भी गार्जियन लायबल नहीं है, पेरेंट्स लायबल नहीं। बट माइनर इज लायबल फॉर टॉट सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्या होता है? एक माइनर जाकर के किसी को दांती काट दिया, 14 इंजेक्शन लगाना पड़ा, चल 14 नहीं तो कुत्ता नहीं था, चल कोई बात नहीं, चल एक दो तो लगाना पड़ा, वो सब चीज के लिए माइनर लायबल है रुपया चुकाने के लिए। इज लायबल फॉर टॉट सिविल रॉन्ग। मक्खन सर, तो ये था सारा पॉइंट रिलेटेड टू माइनर। रिवीजन चल रहा है बेटा, रिवीजन।
मत भूलो, माइनस लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज ऑलरेडी बता दिए। याद है ना, इसको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जिन लोग पढ़ रखे हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ ही रखे होगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद ही रिवीजन कर रहे हो ना, आगे भी आएगा वैसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट अभी थोड़ा देर में। ये हो गया एवरीथिंग अबाउट माइनर। और बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो जा रहे हैं, क्या बात है, क्या मजा लेकर के पढ़ रहे हो? हाँ, क्या बात है। इसी बात पे वीडियो को लाइक बटन दबा दो अगर अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया। माइनर हो गया। फिर आ जाओ लुनेटिक। आ जाओ बेटा लुनेटिक। लुनेटिक कौन होता है? जिसका सोचने समझने का शक्ति नहीं है, उसको हम लोग लुनेटिक बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लुनेटिक बोलते हैं। उसको कभी कभार वो कभी कभार ठीक रहता है, कभी कभार दौरा पड़ता है पागलपन का। कभी कभार वो सैनिटी है, कभी कभार इनसेनिटी। कभी कभार सैनिटी है और कभी कभार इनसेनिटी है, पागलपन का दौरा पड़ता है। क्लियर है? तो उसको हम लोग लुनेटिक बोलते हैं। सर इडियट कौन होता है? वो तो परमानेंट लुनेटिक है, डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट दे दिया इज अ परमानेंट लुनेटिक। परमानेंट लुनेटिक इज कॉल्ड इडियट। नॉर्मल लुनेटिक कौन होता है? जिसको दौरा पड़ता है पागलपन। और परमानेंट लुनेटिक कौन होता है? इडियट। इन लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, इन लोग का पोजीशन सेम एज माइनर है। देयर ऑल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट यानी वॉइड एब इनिशियो। ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी ड्रंकन मतलब दारू पी रखा है, मदिरापान कर रखा है, इंटॉक्सिकेटेड मतलब हीरोइन गांजा चरस ये सब ले रखा है, तो इसका भी पोजीशन सेम एज माइनर है। इनका भी सारा एग्रीमेंट वॉइड है। वॉइड वॉइड एब इनिशियो। पक्का? यस सर, वॉइड है। इनको भी अगर नेसेसरी भूख इनको भी लगता है, क्या पागल को भूख नहीं लगता? हाँ, दारू पीने के बाद क्या इस इंसान को भूख नहीं लगेगा? हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि भाई नेसेसरी अगर इनको सप्लाई किया जाएगा तो प्राइवेट एस्टेट इज लायबल फॉर नेसेसरी। प्राइवेट एस्टेट इज लायबल फॉर नेसेसरी, मैंने बताया ना, जस्ट लाइक माइक। क्लियर है? फिर आ जाओ बेटा एलियन एनिमी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड। हम क्या बोले थे? माइनर, लुनेटिक, पर्सन डिस्क्वालिफाइड के अलावा सब लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। माइनर हो गया, लुनेटिक हो गया, अब बारी है पर्सन डिस्क्वालिफाइड का। अब आ जाओ बेटा पर्सन डिस्क्वालिफाइड। पर्सन डिस्क्वालिफाइड, कम ऑन गाइस, पर्सन डिस्क्वालिफाइड में कौन आता है? सबसे पहले आता है एलियन एनिमी। देखो एलियन एनिमी कौन होता है? ऑल द पर्सन्स ऑफ दैट कंट्री, ऑल द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री विथ व्हिच आवर कंट्री इज एट वॉर, ऑल द पर्सन्स ऑफ दैट कंट्री विथ व्हिच आवर कंट्री इज एट वॉर आर आवर एलियन एनिमी। और बाद बाकी सब हमारे एलियन फ्रेंड। बाद बाकी हमारे एलियन फ्रेंड है, और जिस कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है उसके लोग हमारे एलियन एनिमी। हमारे एलियन एनिमी कौन है? अभी कोई नहीं, पाकिस्तान मत बोलना, चाइना मत बोलना, बिकॉज वी आर नॉट इन वॉर विद पाकिस्तान और चाइना राइट नाउ, ओके? एंड भगवान ना करे कभी हो। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एलियन एनिमी भी कोई नहीं, लेकिन अगर मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है तो हर एक पाकिस्तानी हमारे एलियन एनिमी होगा। उनके साथ आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सर व्हाट अबाउट अगर वो पाकिस्तानी के साथ वॉर छिड़ने के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो देखो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट ना, जब तक वॉर चल रहा है सस्पेंडेड रहेगा, और वॉर खत्म होने के बाद वो वैलिड हो जाएगा। तब तक सस्पेंडेड रहेगा जब तक वॉर चल रहा है, वॉर खत्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वापस से लागू हो जाएगा। लेकिन वॉर के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर अगर तुम नए नए एग्रीमेंट करोगे वो तो वॉइड। मैंने क्या बोला? वॉर के पहले किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ड्यूरिंग वॉर सस्पेंडेड रहेगा, वंस द वॉर फिनिशेस द कॉन्ट्रैक्ट विल रिज्यूम, बट ड्यूरिंग द वॉर इफ यू एंटर फ्रेश एग्रीमेंट दोस एग्रीमेंट्स आर वॉइड। सर फिर भी अगर करना है ड्यूरिंग द वॉर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, सीजी का अप्रूवल ले लो, भारत सरकार का अप्रूवल लेकर के तुम एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मक्खन, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट एलियन। फॉरेन सोवरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ, बेटा फॉरेन सोवरेन एंड देयर डिप्लोमेटिक स्टाफ। अरे फॉरेन एम्बेसडर तुमको पता है इंडिया में क्यों हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, हर एक कंट्री में हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव रहता है। जैसे इंडिया में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, पाकिस्तान, कनाडा, हर एक कंट्री का इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव रहता है तो रिप्रेजेंट देयर कंट्री। उन लोग को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एम्बेसडर, सॉवरेन। उनके साथ आम आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दे आर गिवन द इम्यूनिटी ऑल्सो। उन लोग यहाँ पर कोई कर्मकांड भी कर दिया ना, हमारे कोर्ट्स उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, फॉरेन कोर्ट्स प्रोसिक्यूट करेंगे। तो वी कैन नॉट एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरेन सॉवरेन और देयर एम्बेसडर्स। कन्विक्ट, कन्विक्ट, अरे कन्विक्ट नहीं समझ में आता? वन हु इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट, वन हु इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। तो जेल में बैठे बैठे कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या? हाँ, जेल में बैठे बैठे कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या? ना सर, बिल्कुल भी नहीं सर। ये हो गया कन्विक्ट। so far so good, so far so good। अब फ्री कंसेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट मतलब यार कॉन्ट्रैक्ट जो है ना हम लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं यार, हम लोग अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी के दबाव में, किसी के डर से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। फ्री कंसेंट होना चाहिए, अपने इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करो। और अगर अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, फ्री कंसेंट नहीं है अगर, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। Contract becomes voidable at the option of aggrieved party. Aggrieved party is a party whose free consent was not there. He was forced to enter the contract. If you are forced to enter the contract, your free consent is not there.
देन यू आर कॉल्ड एग्री पार्टी। अब तुम्हारे चाहने पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, तुम्हारे चाहने पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जब तक तुम बोलते नहीं हो वैलिड की वॉइड, ये वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, जैसा एग्री पार्टी चाहेगा वैसा होगा। क्लियर है? सो फ्री कंसेंट होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी। और फ्री कंसेंट नहीं रहेगा अगर कोर्शन या अंडर इन्फ्लुएंस कुछ भी। फ्री कंसेंट होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, बट नहीं होगा अगर तुम्हारे साथ कोर्शन हुआ या फिर तुम्हारे साथ अंडर इन्फ्लुएंस हुआ, या तो कोर्शन हुआ या अंडर इन्फ्लुएंस। कोर्शन का सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस का सेक्शन 16। कोर्शन मतलब क्या होता है? जो इंडियन पिनल कोड में बना है, मैं तुम्हारे साथ वो कर रहा हूं। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिटिंग या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। सीधा गोली मार दिया हाथ में और बोला, लेफ्ट हाथ में गोली मारा और बोला राइट हैंड से साइन कर, ये होता कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। या मैंने गोली नहीं मारा, खाली डराया, ऐसे यहां पर गणपति पर बंदूक रख करके डराया, साइन करें तो चला दूंगा, डराया खाली, तो भी ये भी फॉरबिडन है रे बाबा। तो अब डर के मारे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही देगा, तो ये कोर्शन है, सामने वाले के साथ कोर्शन हुआ है, जबरदस्ती हुआ है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। वो कोर्ट में अगर जाकर के प्रूव कर दे कि मेरे साथ जबरदस्ती हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट से वो निकल सकता। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, उसका हम प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी हत्या लिए, उसका कुछ प्रॉपर्टी जो है ना, हम बोल दिया तेरा प्रॉपर्टी हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। कोर्शन का डेफिनेशन मेरे को बता दो, कोर्शन क्या होता है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, या फिर डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, डिटेनिंग या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी अनलॉफुली टू द प्रिजुडिस, मतलब अगेंस्ट द विशेस ऑफ दैट पर्सन। प्रिजुडिस मतलब अगेंस्ट द विशेस ऑफ दैट पर्सन, उसके इच्छा के खिलाफ उसका प्रॉपर्टी हम रख रहे हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड कोर्शन। चार चीजें, कमिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, दैट्स कॉल्ड कोर्शन। सर अंडी इन्फ्लुएंस क्या होता है? अंडी इन्फ्लुएंस में एक सुपीरियर पार्टी रहता है, एक इंफीरियर पार्टी रहता है। वो सुपीरियर पार्टी मॉरल ग्राउंड्स पर अपना डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा है, इंफीरियर पार्टी को बहका रहा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। So when superior party misuses a moral ground and his dominant position, when superior party misuses the moral ground and his dominant position to influence the weaker party, to force the weaker party enter the contract, यहाँ कोई मारधाड़ नहीं हो रहा है, मॉरल ग्राउंड्स मिसयूज हो रहा है, डोमिनेंट पोजीशन गलत फायदा उठाया जा रहा है, इसको अंडी इन्फ्लुएंस बोलते हैं। जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को बोला मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में पास नहीं करेंगे, मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ोगे, क्लास टीचर बोल दिया एग्जाम में पास नहीं करेंगे, स्टूडेंट के मारा बोल दिया हाँ करेंगे, आपसे पढ़ेंगे, ये हो गया अंडी इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। मक्खन है सर। पर्दा नशीन वुमेन प्रैक्टिकली नहीं आता है, बट फिर भी सुन लो, पर्दा नशीन वुमेन कौन होता है? जो किसी भी पराये मर्द से बात नहीं करती, किसी भी पराये मर्द से बात नहीं करती, ठीक है, कोर्ट में गवाही देने भी नहीं जाती, तो उसको पर्दा नशीन वुमेन बोलते हैं। उसके साथ आप लोग एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो माइनर की तरह भोली भाली है, वॉइड एग्रीमेंट बनाते हैं। क्लियर है सर? पर्दा नशीन मतलब यहाँ बुरखा और घूंघट का बात नहीं। ये हो गया सर फ्रॉड का पढ़ा रहे हैं पहले। कोर्शन क्लियर है? सेक्शन 15, सेक्शन 16, कोर्शन सेक्शन 15, सेक्शन 16, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18। 17 मतलब खतरा, खतरा मतलब फ्रॉड, 17 खतरा फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है? यूज ऑफ डिसेप्शन। दो किस्म से फ्रॉड हो सकता है। जब मेरे को पता है जो मैं बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? ताकि मेरे झूठ के बदौलत सामने वाला पार्टी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन। मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बट मैं जानबूझ करके झूठ बोल रहा हूं ताकि सामने वाला मेरे झूठ के ऊपर विश्वास करके मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। ये फ्रॉड है। या मुझे पता ही नहीं है सच क्या है झूठ क्या है, रेकलेसली मैंने कुछ भी बस कह दिया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। व्हेन अ पार्टी makes a false representation, when a party makes a false representation knowingly that it is false or recklessly without knowing that it is true or false, both the cases are fraud. मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, दोनों फ्रॉड है। या तो मुझे अच्छे से पता है मैं जो बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, फ्रॉड। मुझे पता ही नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है, मैंने बस हवा में तीर छोड़ दिया और वो झूठ निकला, फ्रॉड। पता नहीं था तो मुंडी बंद रखना था ना, बोला तो फ्रॉड माना जाएगा। सर मिसरिप्रेजेंटेशन क्या हुआ फिर? मिसरिप्रेजेंटेशन ये हुआ कि मैं जो बोल रहा हूं पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूं कि ऐसा ही है, आई हैव एन ऑनेस्ट बिलीफ इन द ट्रूथ, बट इट टर्न्स आउट टू बी अदरवाइज, दैट्स कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। फिर से सुन लो, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क है। फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18।
फ्रॉड दो प्रकार से होता है, when the party makes a false representation knowingly that whatever he is saying is false, या फिर recklessly without knowing the truth or false, he is said recklessly but it turns out to be false. Both the cases are fraud. Misrepresentation मतलब when party makes a representation with an honest belief in the truth. Party makes a representation with an honest belief in the truth. When a party makes a representation with an honest belief in the truth. मैंने जो बोला पूरा ट्रुथ के साथ बोला. When a party makes a representation with an honest belief in the truth, but it turns out to be otherwise. That's called misrepresentation. मक्खन सर, दोनों में ही aggrieved party who has entered the contract on the basis of such representation and suffered loss. The other party who has entered the contract on the basis of such representation suffered loss. दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी. फ्रॉड में मेरे को जेल भी होगा इंडियन पिनल कोड के तहत और वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल है. मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है बट मेरे को जेल नहीं होगा. क्लियर है. फ्रॉड में मेरे को जेल होगा, मेरे को जेल नहीं होगा, लेकिन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी. याद रखना दोस्तों. नॉर्मली मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड. नॉर्मली मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड. अगर हम चुप हैं तो चुप्पी में फ्रॉड नहीं माना जाता. बट इफ इट वाज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूबिरिमिफिडी मतलब अटमोस्ट गुड फेथ, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मेरे को सब कुछ बताना पड़ता है कि मैं स्मोक करता हूं कि नहीं करता हूं, मैं चुप रहा तो ये फ्रॉड माना जाएगा. क्लियर है सर. व्हेन इट वाज माय ड्यूटी टू स्पीक और मैं चुप रहा तो फ्रॉड माना जाएगा. या फिर जब साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच तब फ्रॉड माना जाएगा. जैसे सामने वाला मेरे से पूछ रहा है कि इसमें ये फीचर है ना, इसमें ये फीचर है ना, मुझे पता है इसमें ये फीचर नहीं है लेकिन मैं चुप था तो फ्रॉड माना जाएगा. मक्खन सर, क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस का डिफरेंस पढ़ा चुके थे, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस पढ़ा चुके थे. सब में कॉन्ट्रैक्ट क्या अवॉइडेबल, चाहे कोवर्शन हो सेक्शन 15, चाहे एंडी इन्फ्लुएंस हो सेक्शन 16, चाहे फ्रॉड हो 17, मिसरिप्रेजेंटेशन हो 18, चारों चीज में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अवॉइडेबल है. चारों चीज में कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, अवॉइडेबल है. मक्खन सर, so far so good. अब आ जाइए बेटा लीगल ऑब्जेक्ट. आ जाइए बेटा लीगल ऑब्जेक्ट में. बताइए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए. सर ऑब्जेक्ट तो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. किसी को मार धाड़ दो, सुपारी कॉन्ट्रैक्ट दे देना, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा उसका खोपड़ी उड़ा दो, ये सब तो इलीगल ऑब्जेक्ट है यार. ये इलीगल ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, आंसर इज नहीं चलेगा. आंसर इज इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा. ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए. लॉफुल यानी लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इलीगल होने से नहीं चलेगा. तो इलीगल कब माना जाएगा, अनलॉफुल कब माना जाएगा, when it is forbidden by the law या फिर defeats the provision of law. forbidden by law defeats the provision of law यानी लॉ के विरुद्ध है, या फिर fraudulent काम कर रहे हो, या फिर इंजुरी टू पर्सनल प्रॉपर्टी, हाँ उस इंसान को उड़ा दो, प्रॉपर्टी हत्या लो, सब अनलॉफुल है यार. व्हेन इट कॉजेज इंजुरी टू पर्सनल प्रॉपर्टी, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सब अनलॉफुल है. कब अनलॉफुल माना जाएगा, व्हेन इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, या फिर फटाफट बताओ. व्हेन इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, फॉरवर्डेड बाय लॉ, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट या कॉजेज इंजुरी टू पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी. मक्खन सर, अभी तो सारे कंडीशन बता रहे हैं ना, तो मिस्टेक अभी कहां से आ जाएगा, पहले तो सारे कंडीशन बता रहे हैं ना. ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, लीगल कंसिडरेशन हो गया. अरे ऑफर एक्सेप्टेंस, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी पढ़ाए, प्री कंसेंट पढ़ाए, अभी लीगल ऑब्जेक्ट चल रहा है. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना. लीगल ऑब्जेक्ट आ जाओ बेटा, लीगल ऑब्जेक्ट. बच्चे बोल रहे हैं सर एक क्लास और लगेगा, इतना डिटेल में रिवीजन हो रहा है तो एक क्लास और लगना ही है यार. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये तो इंप्लाइड ही था. तो मैं आज लीगल ऑब्जेक्ट बस आपको पढ़ाऊंगा, 10 मिनट और लूंगा, बस 5 से 10 मिनट और, ठीक है. उसके बाद अपने इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सर नेक्स्ट क्लास कब होगा, शेड्यूल ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है यार. प्लीज टेलीग्राम ग्रुप अपना अपना ज्वाइन कर लो, लिंक टेलीग्राम ग्रुप का पिन किया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो. वहां पर पूरा शेड्यूल है, नेक्स्ट लॉ का आपका रिवीजन वहां पर शेड्यूल में ऑलरेडी आपको दिख जाएगा. चलो यहां पर आ जाओ. एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मैंने अभी अभी आपको बताया था अनलॉफुल माना जाता है. अब क्या क्या एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है जो कि अनलॉफुल है. ट्रेडिंग विद एनिमी, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है. एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, चल उसका सर फोड़ देते हैं, चल चोरी कर लेते हैं, एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम अनलॉफुल है. और इसी बात पे लाइक तो ठोक दो, इसी बात पे लाइक तो ठोक दो कि एक और क्लास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आपको मिलेगा रिवीजन का.
एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हाँ, जज को पैसा खिला रहे हो, जज को पैसा खिला रहे हो, जज लोग को पैसा खिला रहे हो, तो ये सब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब तुमने किसी के साथ क्राइम किया और फिर तुमने बोल दिया कि तुम ना मेरे ऊपर केस मत करो, मैं तुम्हें रुपया दूंगा। यू कैनॉट ट्रेड विथ फेलोनी, यू कैनॉट मेक अ ट्रेड विथ फेलोनी। फेलोनी मतलब ग्रेव क्राइम। हाँ, किसी को उड़ा करके पैसा से खरीद लोगे उसको, एक्सीडेंट में मार के पैसा से खरीद लोगे उसको, तो ये ऐसा काम नहीं कर सकते हो आप। मेंटेनेंस एंड चैम्पार्डी क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, जज को घूस देना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वॉइड है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, वॉइड है, तुम क्राइम को खरीद नहीं सकते करके। मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी वैलिड है इंडिया में, मेंटेनेंस चैम्पार्टी दोनों वैलिड है इंडिया में, इंग्लैंड में वॉइड है बट इंडिया में दोनों के दोनों वैलिड है। अब ये होता क्या है मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी, ये होता क्या है मेंटेनेंस एंड चैम्पार्टी, ध्यान। सबसे पहले चैम्पार्टी, मैं तुम्हें केस जीतने में मदद करूंगा, आई रिपीट, मैं तुम्हें केस जीतने में मदद करूंगा, लेकिन जीत का माल में मेरे को हिस्सा चाहिए। तुम प्रॉपर्टी का केस लड़ रहे हो, अगर प्रॉपर्टी का केस तुम जीत गए, एक तल्ला मेरे को देना, ये हो गया चैम्पार्टी। मेंटेनेंस में मैं तुम्हें बस ऐसे ही मदद कर रहा हूं, बस तुम गरीब हो, मैं तुम्हें रुपया दे रहा हूं केस वेस लड़ने का, ये दोनों वैलिड है। क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, तो पुअर लोग को ये चैम्पार्टी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड है, वैलिड है। चैम्पार्टी में क्या होगा, वो पुअर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, से फॉर एग्जांपल, नॉट दैट आई एम रिच बट जस्ट एन एग्जांपल, दैट आई विल एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विद पुअर मेंशनिंग दैट इफ यू, I will assist you in winning the case, I will finance you all the legal expenses, and if you win the case, one floor of the property give it to me, चैम्पार्टी हो गया। मेंटेनेंस में मैं उसको ऐसी मदद कर, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एग्रीमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है रे बाप, वॉइड है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर दें, धोखा भी कर दें, तुम मेरे को स्यू नहीं कर सकते, तो वो वाला क्लॉज वॉइड माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, खाली वो टर्म्स एंड कंडीशन वॉइड माना जाएगा। कर्लिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तुम्हें मैंने अभी बताया था लिमिटेशन पीरियड 3 साल होता है, मैंने बोला लिमिटेशन पीरियड 1 साल, यू कैन नॉट कर्टेल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जिसके बाद तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। नॉर्मली 3 साल है, 3 साल के बाद तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। डिफॉल्ट अगर मैंने तेरा रुपया मार लिया ना, 3 साल तक तू मेरे ऊपर केस कर सकता है, उसके बाद तू मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया हम लोग के यहाँ ना लिमिटेशन पीरियड 1 साल रहेगा, आप लिमिटेशन पीरियड को कम नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल, मेरे को भारत रत्न मिला, पद्म भूषण मिला, मैं बेच सकता हूँ क्या ना। एक फिर अपोज टू ड्यूटी, ऑडिटर को तुम घूस दे रहे हैं ताकि वो गलत ऑडिट रिपोर्ट दे दे, हाँ घूस दे करके गलत ऑडिट रिपोर्ट ना, वॉइड है। एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, मेरा तुम फ्रीडम छीन लेना चाहता है, तो ये वॉइड है। यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट समवन्स पर्सनल लिबर्टी। हम वादा करते हैं हम कभी शादी नहीं करेंगे, ये वॉइड है रे बाबा। एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज, वॉइड है। मैरिज ब्रोकरेज, छी छी छी, शर्म नहीं आता, शादी कराते हो दलाली लेकर के, ब्रोकरेज का काम करते हो, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट वॉइड है। प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज करो, शेयर का ब्रोकरेज करो, वो सब वैलिड है, लेकिन शादी का ब्रोकरेज वॉइड है। सर ये शादी.com फ्री, ये सब कैसे चलता है, इन लोग ना काउंसलिंग सर्विस के नाम पर पैसा लेता है, काउंसलिंग सर्विस, दलाली का नहीं लेता, लेता वही चीज का बट बोलता है काउंसलिंग सर्विस। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मार्शल ड्यूटी, सोल्जर के रास्ते में अगर कोई भी एग्रीमेंट आएगा वो वॉइड है। मान लो मैं एक सोल्जर हूं, बॉर्डर से मेरे को कॉल आ गया कि आइए बॉर्डर पर आपका दरकार है, लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ अभी तो मैंने बच्चों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पढ़ाने का, अरे बोला भाड़ में क्या कॉन्ट्रैक्ट, चलिए आइए, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्रेडिटर और टैक्स अथॉरिटी लोग को धोखा देने के लिए कोई एग्रीमेंट करोगे, वॉइड। क्रेडिटर और टैक्स अथॉरिटी लोग को धोखा देने के लिए कोई एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड है। यहां तक क्लियर है क्या, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। मेरे को एक और रिवीजन क्लास लगेगा, लगभग लगभग 1.5 घंटा का, 1.5 से 2 घंटा का एक और रिवीजन क्लास लगेगा, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट का बचा कुचा सेशन कंप्लीट करेंगे। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, पाप कर रहे हो बेटा, पाप। चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पिन किया हुआ है। और हमें गूगल पे रिव्यू कर दीजिए, ताकि हमारी टीम जो है ना बहुत ही प्रोत्साहित हो जाए, मोटिवेट हो जाए आपका 5 स्टार रेटिंग और रिव्यू से। तो गूगल पर रिव्यू करने का लिंक मैंने पिन कर दिया, फटाफट बेटा, थोड़ा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना जरूरी है बेटा, तो थोड़ा तो ग्रेटिट्यूड बनता है यार। तो मैंने जो है ना पिन कर दिया है रिव्यू का लिंक, मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेगा, रिव्यू पक्का से कर दीजिए, ठीक है, रिव्यू पक्का से कर दीजिए।
चीर फाड़ तूफानी रिवीजन था बेटा, एकदम तूफानी। मजा आ गया तो काइंडली रिव्यू अस, ठीक है, अपना कृपया करके रिव्यू कर दीजिए ताकि हम लोग की टीम जो है ना पूरी मोटिवेट हो जाए, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये तूफानी सेशन कैसा था। पक्का से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, एक एक सेकंड में कुछ ना कुछ तुमको नया नया नॉलेज मिला होगा, तो पक्का से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। एंड डेली रिवीजन चलने वाला है, एमईपीएल के सारे फैकल्टीज आपको आकर के रिवीजन कराने वाले हैं, शेड्यूल जो है टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी दिया हुआ है। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो चैनल, बेल आइकन दबा दो, काम का है।